हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे का स्टार्ट होता है हमारे मेल लीड के इंट्रोडक्शन के साथ। उसका नाम नाइट है, जो कि बहुत हैंडसम होने के साथ साथ एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। ये ज्वेलरी कंपनी उसको अपने फोर फादर्स से इनहेरिटेंस में मिली है और इसके साथ साथ एज अ हॉबी वो कार रेसिंग बहुत पसंद करता है। उसका एक इंटरव्यू हो रहा होता है जो कि हमारी फीमेल लीड देख रही थी, जिसका नाम चॉम है। उस इंटरव्यू में नाइट यही कह रहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ और धोखा कभी नहीं बर्दाश्त करता। और हमारी फीमेल लीड चॉम, उसका तो काम ही कुछ ऐसा है। एक्चुअली वो एक कॉन आर्टिस्ट है और आज भी वो इसी काम पर जा रही होती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये काम करती थी। उसने किसी को एक फेक नेकलेस सेल करना था। अब उसका बॉयफ्रेंड बाहर ही बैठा हुआ होता है, उसका वेट कर रहा, जबकि अंदर जाकर वो अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने लगती है। वहाँ पर एक आदमी था जिसे वो वही फेक नेकलेस सेल करने वाली थी। वो उसे यही बताती है कि ये फेमस डिजाइनर नाइट का डिजाइन किया हुआ है और उनको इस बात पर विश्वास दिलाने के लिए वो काफी आंसुओं के साथ रोती भी है और उनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि आगे वाले अंकल बहुत चालाक थे। उन्होंने वहीं पर ही नाइट को भी बुलवाया हुआ था और वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अब वो खुद को बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन नाइट उसे जाते जाते पकड़ लेता है और उसका नेकलेस पकड़कर नीचे गिराता है, जिसमें लगा डायमंड वो टूट जाता है। ऑफ कोर्स वो फेक जो था। अब चॉम वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंकल की सिक्योरिटी अब उसके पीछे पीछे थी। वो सारों को डॉज करती है, वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन दी एंड छुपते छुपते वो मेल वॉशरूम में जाकर ट्रैप हो जाती है। और मजे की बात यह है कि वहीं पर ही हमारा हीरो भी होता है। नाइट वहां पर शावर ले रहा था। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो चॉम मौका पाकर निकलना चाहती थी, लेकिन नाइट को उस पर शक हो चुका था। वो वहीं पर ही उसे पकड़ लेता है और एक्टिंग करने में तो चॉम बहुत अच्छी थी। वो उसके सामने भी नाटक स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये सब मैं मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, झूठ बोलने का मुझे शौक नहीं है। एक्चुअली मेरी मम्मी ICU में है, वो तड़प रही है। प्लीज अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले करना भी है तो एक दफा अपना फोन दे दो, ताकि मैं अच्छे से गुड बाय तो कह सकूं। अगर वो मर गई तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ऐसे। अब नाइट को कहीं ना कहीं उस पर रहम आ गया था। बाहर सिक्योरिटी वाले आते हैं तो वो उनको धोखा देकर वहां से भेज देता है और फिर चॉम को कहता है कि तुम खुद को कवर कर लो, ड्रेसअप कर लो और मेरे साथ यहाँ से भागने की तैयारी करो। अब वो उसे अपने साथ रेसिंग कार में बिठा लेता है। वो बेचारी छुप गई थी, उसे एक उम्मीद भी लग गई थी, लेकिन नाइट इतना संग दिल था कि सीधा गाड़ी जाकर रोकता है वहीं पर जहाँ पर पुलिस वाले आए खड़े थे। अब ये देखकर चॉम बहुत तड़पती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिश पानी के बाहर, और फिर बहुत रोती है और ये भी कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा बुरे हो। तुमने मुझे उम्मीद दिलाई और उसके बाद उम्मीद तोड़ दी। मैं तो सिर्फ झूठ बोलती हूँ, फ्रॉड करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकले। वो जाते जाते उसे ये भी कहती है, अब जब मैं जेल में होंगी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा ये याद रखना, वहाँ बैठकर मैं तुम्हें बद्दुआएं दे रही हूँ कि उसी की वजह से ये होगा। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं नाइट की फैमिली लाइफ की तरफ। उसकी कंपनी बहुत बड़ी थी, लगता था कि बहुत आलीशान लाइफ गुजारता होगा, लेकिन उसकी लाइफ में भी बहुत सारी टेंशन्स थी। एक्चुअली उसकी स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर उसकी कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। वो कंपनी के ठीक ठाक शेयर्स भी रखते थे, लेकिन कंपनी में सिर्फ उसके एक अंकल साख्ता थे जो हमेशा उसकी हेल्प करते थे। अंदर ही अंदर वो लोग दुश्मन थे, लेकिन दुनिया के सामने वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और आज स्टेप मॉम नाइट को एक बुके प्रेजेंट करती हैं, अवार्ड भी देती हैं, क्योंकि उसका बनाया हुआ डिजाइन बेस्ट सेलिंग में गया था। जबकि उधर चॉम बेचारी पकड़ी जाती है और जेल में पड़ी हुई होती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, कि तुमने कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बचा लिया है। याद है जो घर हम दोनों ने इकट्ठे देखा था, मैं जा रहा हूँ वही घर खरीदने के लिए, और जब 1 साल बाद तुम जेल से छूट कर आओगी तो हम दोनों उस घर में इकट्ठे रहेंगे और शादी भी कर लेंगे। चॉम बेचारी दिल से बुरी नहीं थी। जब वो जेल में जाती है तो वो जल्दी से जल्दी खुद को बदलना चाहती थी और वहां से निकलकर एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसने यही सुना था कि यहाँ पर वो जितना अच्छा बिहेव करे उसकी सजा उतनी ही कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए उसे बार बार नाइट पर बहुत गुस्सा आता था। वो उसे बहुत बद्दुआएं भी देती थी और वो जाकर सीधी नाइट को लगती भी थी। कभी उसकी गाड़ी कहीं ठुक जाती थी तो कभी उसकी चाय गिर जाती थी तो कभी उसका हाथ जख्मी हो जाता था। ये सारे छोटे छोटे हादसे जब भी उससे होते थे तो उसे यही याद आता था कि कोई ना कोई जेल में बैठा इस वक्त मुझे बद्दुआएं दे रहा होगा। लेकिन नाइट की लाइफ में एक ही खुशी थी और वो थी उसकी गर्लफ्रेंड प्राउ, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत ज्यादा विश्वास भी। आज वो उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से उसकी स्टेप मॉम ने उसकी मम्मी और डैडी के बीच में डिफरेंसेस कराए थे। इसकी वजह से उसकी मम्मी ने सुसाइड कर ली थी और बाद में उसके डैड की भी डेथ हो गई थी।
वो कहता है कि मैं कभी भी अपनी फैमिली की हत्या उनको माफ नहीं करूंगा। प्राओ कहती है तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। नाइट प्राओ के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता था। वो उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा होता है कि अंकल साक्टा उससे कहते हैं कि सोच समझ कर फैसला करना। मैंने सुना है कि प्राओ तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। उसके साथ कोई लड़का है जो उसके फ्लैट पर जाता है अक्सर। अब नाइट को भी शक हो गया था। एक दिन वो उसके फ्लैट का एक्स्ट्रा कार्ड हासिल कर लेता है। अब वो वहां जाकर तलाशी लेने लगता है, लेकिन वो जब देखता है तो उसने अपनी और उसकी फोटो बहुत संभाल कर रखी हुई थी। वो सोचता है मुझे कभी इस पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है जब वो देखता है कि प्राओ उसको धोखा दे रही है, और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के ही स्टेप ब्रदर पैकॉन के साथ है। वो उसी के अपार्टमेंट में छुप जाता है और उन दोनों को इंटीमेट होते भी देख लेता है। अब वो वाइन उठाकर सामने आता है और कहता है कि तुम दोनों और कितना गिरोगे, गिरो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अब जब वो वहाँ से गुस्से में जा रहा होता है तो उसी टाइम पर ही फ्राउ उसके पीछे आती और फिर हमें पता चलता है कि फ्राउ ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कंपनी एक ना एक दिन नाइट के हाथों से निकलकर पैकॉन के हाथों में पहुंच जाएगी और उसको एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी। इसलिए उसने नाइट को नहीं बल्कि पैकॉन को चुना है। पैकॉन इस सब के बाद बहुत खुश हो रहा होता है। अपनी मम्मी से कहता है कि वो इतना हर्ट हुआ उसकी शक्ल उस वक्त देखने वाली थी और उसे दुख देकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी मम्मी को ये भी बता देता है कि फ्राउ से नाटक करते करते मैं सच्चा प्यार कर बैठा हूँ। मैं जानता हूँ वो भी मुझे प्यार करती हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। इस तरह से जब भी नाइट उसे देखेगा तो हमेशा तड़पता ही रहेगा। नाइट बेचारा वाकई बहुत हर्ट हो गया था। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। वो 1 साल के लिए इटली चला जाता है, जबकि उधर चार्म जेल में बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी और उसके बिहेवियर में बदलाव जेलर ने भी महसूस किया था और यही फैसला होता है कि इसकी सजा में 2 महीने की कमी कर दी जाए। जबकि उधर नाइट यूरोप में जाकर भी ज्वेलरी डिजाइनिंग नहीं छोड़ता और उसके डिजाइन इतने फेमस होते हैं कि उसने वहां पर भी कई अवार्ड्स जीत लिए थे और इस बात को उसके अंकल सारे शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। स्टेप मॉम बहुत जेलस हो जाती हैं और वो अपने बेटे पैकॉन से कहती हैं कि इस लड़के को एक ना एक दिन हमें सीधे तरीके से रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, ये कंपनी हमें नहीं हथियाने देगा। और फिर वो एक चाल चलती हैं। एक दिन न्यूज़ में नाइट देखता है कि एक नेकलेस है 120 कैरेट का जिसमें 100 डायमंड्स लगे हुए हैं। ये उसकी मम्मी की निशानी थी। अब वो उसकी स्टेप मॉम ने अपना बना लिया है, बल्कि वो उसे मीडिया पर भी चलवा रही हैं। ये नेकलेस अपनी मम्मी की निशानी उसे हर हाल में वापस चाहिए था और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो वापस आएगा। अब एक तरफ तो नाइट इटली से वापस बैंकॉक पहुंच चुका होता है, जबकि उधर चॉम उसको जेल से छुट्टी मिल गई थी 2 महीने पहले ही। अब चॉम अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उस ड्रीम हाउस पर पहुंचती है जो उन दोनों ने इकट्ठे पसंद किया था। लेकिन जब वो आगे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा था। उसने तो शादी भी कर ली है और अब वो उसी घर में अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी पत्नी आकर चॉम की इंसल्ट भी करती है और उसे मारती भी है। लेकिन चॉम को उस पर गुस्सा नहीं था बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर था। वो उसे मारती है और जाते जाते वार्निंग भी देकर जाती है, जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ आज पैकॉन की वेडिंग सेरेमनी थी फ्राओ के साथ और स्टेप मॉम उसे वही 100 डायमंड्स वाला नेकलेस भी पहनाती हैं और कहती हैं कि इसकी सुरक्षा करना, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन एक्चुअली वो अपनी बहू पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। ये सब दिखावा था। वेडिंग सेरेमनी के बाद उससे वो ये नेकलेस लेने वाली थी। अब इतने में नाइट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और आते ही फ्राओ से बातें करने लगता है मीठी मीठी सी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता था और वेडिंग गाउन में भी देखना चाहता था। अब यहाँ पर एक बहाने से वो उसके करीब आता है और उसका नेकलेस चुरा लेता है। उसके बाद उसे बांधता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब पैकॉन को ये पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन स्टेप मॉम ने ये सारी चाल चली थी। वो कहती है कि मैं यही तो चाहती थी कि नाइट यहाँ पर आए और कोई उल्टा सीधा काम करे। अब सिर्फ पुलिस उसे पकड़ेगी और उसके बाद वो जेल में जाएगा और इस कंपनी से भी हाथ धो बैठेगा। लेकिन अंकल साकड़ा ने ये सारा कुछ सुन लिया था। वो फौरन से नाइट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पीछे के रास्ते से मिलो, मैं तुम्हारी भगाने में हेल्प करूंगा क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो। उसी टाइम पर चॉम भी अपना दिल टूटने के बाद मुंह हाथ धोकर उसी होटल के वॉशरूम में खुद को फ्रेश कर रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर होती है नाइट के साथ। अब उनकी टक्कर की वजह से वो नेकलेस दूर जा गिरा था। यहाँ पर पहले तो चॉम उसे बहुत सारा मारती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन नाइट को कोई भी जवाब नहीं देना था, उसे बस वहाँ से भागना था।
लेकिन चॉम उसे भागने नहीं देती। इतने में सिक्योरिटी वहां पर पहुंच जाती है और कुछ ऐसा सीन बनता है कि वो दोनों ही पकड़े जाते हैं और उनको इकट्ठे हैंडकफ कर दिया जाता है। अब दोनों को खुद को बचाने के लिए टीम वर्क करना पड़ता है और वो मिलकर सिक्योरिटी की काफी टुकाई लगाते हैं। अब चॉम तो बहुत चिल्लाती है और कहती है, जो तुमने मेरे साथ 1 साल पहले किया मैं भी तुम्हें भी पकड़वाती हूँ। नाइट उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और फिर अंकल की गाड़ी आती है तो वो लोग उसका मुंह बंद करके किसी तरह उसे गाड़ी में डालते हैं। क्योंकि उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, वो अलग नहीं हो सकते थे। अब एक और गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। पहले तो चॉम काफी शोर मचाती है, लेकिन बाद में जब अंकल साकड़ा कहते हैं कि जो कोई भी नाइट को यहाँ से बचा कर ले जाएगा मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा, ये सुनकर फौरन से चॉम सीधी हो जाती है और कहती है, आप मुझे बस 2 लाख दे दें, मैं इसको यहाँ से सेफली ले जाऊंगी। 1 लाख मेरा हुआ और 1 लाख खर्चे का। नाइट को तो ये आइडिया पसंद नहीं था, लेकिन अंकल साकटा को इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। अब वो लोग किसी तरह से पीछे आने वाले गार्ड्स की गाड़ियों को डॉज करते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। जब वो लोग तलाशी लेते हैं तब तक अंकल साकड़ा उनको डिस्ट्रैक्ट कर चुके थे और वो दोनों पीछे के रास्ते से भाग चुके थे। यहाँ पर छुपते छुपाते वो लोग ड्रेसेस की एक वैन देखते हैं तो उसी में ही जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर जगह काफी कंजस्टेड थी और उन्हें पकड़े जाने का भी डर था। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। उन्हें पता चलता है कि ये वैन तो बहुत देर से चलेगी। वहां से भागना था, लेकिन हैंडकफ्स भी छुपाने थे। चॉम कहती थी कि मैं अपनी जैकेट उतार कर इस हैंडकफ को छुपाऊंगी, लेकिन उसका ड्रेस इतना रिवीलिंग था कि नाइट उसे मना कर देता है और कहता है कि बस तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लवर्स चलते हैं। अब थोड़ी देर बाद अंकल साकड़ा उनको पैसे भेजते हैं। 1 लाख तो उन तक पहुंच चुका था। चॉम वो खुद रखना चाहती थी, लेकिन नाइट को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि पैसे तो मैं अपने पास ही रखूंगा। अब इसके बाद वो कुछ पुरानी गाड़ियों के शोरूम पर जाते हैं। वहां से वो मुंह मांगी कीमत देकर एक गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दूर चॉम के होम टाउन छुपने के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर उनका पीछा करते करते फैकॉन के आदमी भी पहुँच जाते हैं। लेकिन नाइट यहाँ पर गाड़ी भगाने में कामयाब हो जाता है और एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि ट्रेन गुजरनी थी और उससे बस 2 सेकंड पहले ही वो अपनी गाड़ी वहां से गुजार लेता है। एक्चुअली वो फेमस कार रेसर था। ये उसकी स्किल्स थी जिसकी वजह से उनको डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस तरह के खतरनाक एडवेंचर्स आज से पहले चॉम ने कभी नहीं देखे थे। उसको लग रहा था कि जैसे उसे सांस भी नहीं आएगा, उसे सफोकेशन होने लगती है। तो यहाँ पर नाइट उसकी हेल्प करता है, उसे काम डाउन कराता है, उसके हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम बस मुझे देखो और काउंटिंग करो, खुद को काम डाउन करो। उसे पानी पिलाता है और उसके बाद उसे खाना भी खिलाता है। अब वो मान गया था कि मेरा साथ इसी लड़की के साथ है और इसी ने मुझे बचाना है, इसीलिए वो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर चॉम उसे बताती है कि मैं 7 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैंने सिर्फ मुश्किलें ही देखी हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक कॉन आर्टिस्ट रही हूँ जिसके साथ मिलकर मैंने ये सब कुछ कमाया था। वही बॉयफ्रेंड मुझे धोखा देकर चला गया। और जब उसे ये पता चलता है कि नाइट के साथ भी बचपन में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, ये सुनकर उसे अपनी स्टोरी उससे मिलती जुलती लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर साथ समय बिताते बिताते उन दोनों को जैसे पहले एक दूसरे से नफरत होती थी, अब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। अब उनको रात हो गई थी तो वो लोग एक जगह पर जाकर स्टे करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक रूम रेंट पर लिया था। एक छोटी सी जगह थी, वहाँ की आंटी को शक ना हो इसलिए वो दोनों लवर्स बनने का नाटक करने लगते हैं। और चॉम तो आंटी के सामने ऐसे लवी डवी बन रही थी कि जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो। अब वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। उन्होंने आंटी से कहकर कुछ सामान मंगवाया था अपने हैंडकफ्स को तोड़ने के लिए। अब वो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई करते हैं कि किसी तरह से हमारा हैंडकफ टूट जाए, और ये सब करते हुए चॉम को काफी डर लग रहा था। वो बहुत शाउट करती है और सबको ऐसे ही लग रहा था कि जैसे यहाँ पर एक कपल है जो एंजॉय कर रहा है। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी उनका हैंडकफ वैसा का वैसा था। अब वहाँ पर उन दोनों को एक ही बेड पर हैंडकफ की वजह से बहुत क्लोज होकर सोना पड़ता है। चॉम तो फिर भी किसी न किसी तरह थोड़ी देर सो लेती है, क्योंकि वो जेल में भी सोने की आदी थी। लेकिन नाइट को ये सब करते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी, वो सारी रात नहीं सो पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चॉम की आँख खुलती है तो वो कहती है कि नाइट प्लीज अंडरस्टैंड करो, मुझे अर्जेंट ही वॉशरूम में जाना है। उन दोनों के हैंडकफ थे, तो ये सुनकर नाइट को काफी एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन अब क्या करते, नेचर्स कॉल जो थी। चॉम सबसे पहले तो उसके फेस पर टावल रखती है कि तुमने इधर उधर नजरें नहीं घुमानी, और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और फिर जो आवाजें आ रही थी उसकी वजह से चॉम को काफी एम्बेरसमेंट होती है। अब वो उसे ये भी ऑर्डर करती है कि अपने कानों पर हाथ रखो।
लेकिन अभी ये सब ओवर हुआ ही नहीं था कि वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है और वो स्नेक आते ही चॉम को बाइट कर लेता है। अब नाइट बहुत परेशान हो गया था। वो फौरन से चॉम को बाहर लेकर आता है और वहाँ की आंटी को बताता है। इतने में कुछ और लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और इसी सीन की वो लोग वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। अब चॉम और नाइट दोनों हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। ठीक टाइम पर पहुंचने की वजह से चॉम की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो रेस्ट कर रही होती है। नाइट को जब भी मौका मिलता था वो अपने अंकल से कनेक्ट होता था और उन्हें सारा कुछ बताता रहता था। अब थोड़ी देर बाद जब चॉम होश में आती है तो उसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। देखो जब से आया है ना तो ये उठ कर कहीं गया है ना इसने कुछ खाया पिया है। अब इतने में नाइट को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी और चॉम की वीडियो वायरल हो चुकी है और वही वीडियो उस टाइम पर उसका भाई भी देख लेता है और अपने गुंडे उसी होटल में भेज देता है। अब वो लोग जल्दी जल्दी से होटल में जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में होते हैं, लेकिन इतने में वो गुंडे वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर नाइट को अपनी कार रेसिंग के जलवे दिखाने थे। वो बहुत कार को भगाता है, लेकिन उनकी दो दो गाड़ियाँ थी और उनके पास गन्स भी थी। वो उन पर हमला कर देते हैं। उनकी गाड़ी भी डैमेज हो गई थी जो उन्हें जंगल में छोड़नी पड़ती है। अब वो दोनों बेचारे अपनी जान बचाकर छुपे हुए होते हैं। इतने में नाइट अपने अंकल साकडा को फोन करके सारी सिचुएशन बताता है कि बात मुझे पुलिस तक ले जाने से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने गन्स के साथ मुझ पर हमला किया है। और इतने में ही उसकी बैटरी डेड हो जाती है। अब चॉम और नाइट दोनों घेरे जा चुके थे, लेकिन उन दोनों का टीम वर्क कमाल का था। वो दोनों किसी न किसी तरह से गुंडों की गन्स को छीन लेते हैं और इन दी एंड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स आते हैं कि जहाँ पर चॉम और नाइट दोनों बहुत स्पेशल लग रहे थे। अब एक गन उनके हाथ लग गई थी और उसी के थ्रू वो हैंडकफ को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उसमें गोली ही खत्म हो चुकी होती है। इतने में चॉम वहाँ से एक गाड़ी गुजरते हुए देखती है तो उसके पीछे जाकर वो लोग छुप जाते हैं। अब फाइनली वो उन गुंडों से जंगल में से बचकर निकल गए थे। चॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि देखो हम कितनी दफ़ा मौत के मुंह से निकले हैं। इसका मतलब है कि हमारी किस्मत हमें दिखा रही है कि हम दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। ये बात वाकई नाइट भी मानता था, लेकिन बस एडमिट करने से शर्माता था। यहाँ पर चॉम और नाइट यही फैसला करते हैं कि बेशक हैंडकफ से वो लोग आज़ाद भी हो जाएं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। उधर अंकल साकडा सीधा जाते हैं स्टेप मॉम के पास और उनको वार्न करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं अभी तक खामोश रहा, सब कुछ देखता रहा, लेकिन और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम लोगों ने गुंडे भी रखे हुए हैं और बहुत से गलत काम भी करते हो, इस सब के एविडेंस मेरे पास हैं। मैं हमेशा खामोश रहा इस वजह से कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन ना खराब हो, लेकिन अगर मुझे कंपनी और नाइट में से एक को चूज़ करना पड़ा तो मैं नाइट को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स मुझे बहुत प्यारे हैं। उधर चॉम उस वैन वाले अंकल को कुछ पैसे देती है और उनको लालच देकर राजी कर लेती है कि वो उन्हें बॉर्डर के पास एक विलेज में छोड़ाएं। वही विलेज एक्चुअली चॉम का होम टाउन था। अब उसी गांव के रास्ते में जाते हुए चॉम को नींद आ जाती है और वो नाइट की गोद में सर रख के सो जाती है। सारा रास्ता नाइट उसे बहुत प्यार से वहां पर लेटने देता है और उसे देखता रहता है। जबकि उधर अंकल साकडा एक दफा कहीं जा रहे होते हैं तो वहीं पर ही उनकी गाड़ी को ट्रैप कर लिया जाता है और फिर एक ट्रक की टक्कर से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ स्टेप मॉम करा रही थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि चॉम अब अपने गांव तो पहुंच गई है, लेकिन वहां पर वो थोड़ी दूर ही उतर जाती है और कुछ डरी डरी थी, लोगों से छुपने की कोशिश भी कर रही थी। नाइट ये बात फील कर लेता है और उससे कहता है कि सच सच बताओ, तुम क्यों डर रही हो, क्या छुपा रही हो। तो यहाँ पर चॉम को उसे बताना पड़ता है। कहती है कि एक्चुअली ये गांव के लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक दफ़ा मैंने उनके पैसे लूटे थे। और फिर वो सारी स्टोरी बताती है। तो एक्चुअली उसने लूटने की नीयत से उनसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि वो एक जगह उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती थी। लेकिन वो क्या किसी से फ्रॉड करती, आगे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया था। लेकिन गाँव वाले तो उसी के पीछे पड़े थे क्योंकि वो उसे जानते थे। अब तो नाइट की बस हो जाती है, एक मुसीबत से निकलकर अगली में पहुंच जाता था। वो उससे कहता है कि तुम सब लोगों का सामना करो और एडमिट करो। अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के भी ले गई तो मैं तुम्हारी बेल करा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इतने में वहाँ पर एक लड़का डाई आता है जो उनको देख लेता है। एक्चुअली ये चॉम का फ्रेंड था। वो उसे बहलाता है और कहता है मुझे पता है तुम गलत नहीं थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैन ही गलत था, इसलिए चलो और गाँव में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली वो एक ट्रैप था। वो जाते ही सारे गाँव में स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर देता है कि चॉम पकड़ी गई है, इसलिए सारे लोग पहुंच जाएं। चॉम और नाइट बेचारे वहां से भागने की कोशिश करते, उससे पहले ही गांव वाले उनको जाल में फंसा लेते हैं और फिर उनका बुरा हाल कर रहे थे कि वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि चॉम की बचपन की फ्रेंड थी। वो सबको रोकती है और कहती है कि उसकी बात तो सुनो, उसे एक्सप्लेन तो करने दो।
तो यहाँ पर चॉम उन सारे लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी नीयत गलत नहीं थी और मुझे भी आगे धोखा दिया गया है। मैं जल्दी पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगी और आप सबको पैसे वापस करूंगी। लेकिन वो सारे लोग उसे मारने लगते हैं। अब इससे आगे नाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बताता है कि चॉम को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। यह भी 1 साल जेल में काट के आई है, इसलिए कुछ तो इस पर दया करो। अगर एक बुरा इंसान अच्छा बनना चाहता है तो आप लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। जबकि उधर स्टेप मॉम फ्राओ के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में आज भी कहीं ना कहीं नाइट बसता है। उन्होंने उसकी वेडिंग वाले दिन एक हिडन कैमरा उसके कमरे में लगाया हुआ था, जिसके थ्रू उनके पास अब एविडेंस था कि वो नाइट के आगे जरा भी रेजिस्ट नहीं कर पाई थी जब वो क्लोज आ रहा था और उसे नेकलेस छीन गया था। वो धमकी देती है कि अगर तुम मेरी बात ना मानी, मेरे इशारों पर ना नाची, तो यही वीडियो मैं अपने बेटे को दिखा दूंगी। जबकि उधर दिखाते हैं कि गांव वालों की हेल्प से अब फाइनली नाइट और चॉम दोनों के हैंडकफ्स उतर चुके थे। वो दोनों आजाद हो गए थे। चॉम ने वहां का लोकल ड्रेस पहना हुआ था, उसमें वो बहुत सुंदर लग रही होती है। नाइट उसकी तारीफ करना चाहता था लेकिन फिर खामोश हो जाता है। वो नाइट को भी कपड़े देती है कि तुम भी नहाकर फ्रेश हो जाओ, और फिर वो वही हैंडकफ्स देख रही होती है। उनसे उससे कहीं ना कहीं काफी दिल लगी हो गई थी। इतने में चॉम ऊपर से आ जाता है तो वो फौरन से हट जाती है और उसे अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहती थी कि वो अंदर ही अंदर उसे लाइक करने लगी है। वो फिर उसके पास आकर उससे कहती है कि मैंने डाई से बात की है, कल वो तुम्हें इस गांव से दूर ले जाएगा और तुमने जहाँ पर भी छुपना है मैं तुम्हें बचा चुकी हूँ, तुम आगे अपना काम करो, मैं यहीं पर ही रहूंगी। और साथ ही उसे थैंक्स भी करती है कि तुमने अगर मुझे जेल में ना पकड़वाया होता, मुझे मेरे किए की सजा ना मिलती, तो मैं एक अच्छी इंसान में ना बदल सकती थी। नाइट उसके साथ एक शरारत करने लगता है कि वहीं पर ही मॉस्किटो नेट्स उनके ऊपर गिर जाती हैं और वो उनसे बचते बचाते एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अब नाइट उसे गुड नाइट बोलता है और वो दोनों सो जाते हैं। जबकि उधर पैकॉन को भी पता चल गया था कि नाइट किस लड़की के साथ होता है। अब उन्हें ये मालूम पड़ गया था कि उस लड़की का नाम चॉम है और उसका बॉयफ्रेंड कौन है और कहाँ रहता है। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि नाइट उस गांव से जाने की तैयारी कर रहा होता है। उस टाइम पर चॉम सो रही थी, वो उसे नहीं जगाता, डिस्टर्ब नहीं करता, बस उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। चॉम भी तड़प कर उठती है, वो उसे जाते हुए देख रही थी, बस नजरों ही नजरों में उसे अलविदा करती है। उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि 2 दिन पहले वो बिल्कुल अनजान थे और अब एक दूसरे के इतने क्लोज हो चुके हैं कि अलविदा कहने को ही मन नहीं करता था। उधर नाइट जाता है अपना फ़ोन चार्ज करने तो उसे पता चलता है कि लड़ाई के बीच उसका फ़ोन ख़राब हो चुका है। इतने में वो एक पान शॉप पर जाता है और मॉर्गेज पर अपनी घड़ी वहाँ रख देता है जो कि 2 मिलियन की थी। इसके बदले वो सिर्फ 1 लाख लेता है। अब ये लोन लेकर वो एक कार खरीदता है जिसका इंजन उसे रेसिंग कार टाइप का लग रहा था और इसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाता है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि प्राओ और पैकॉन दोनों पैनी के घर पर पहुंचे हुए होते हैं। वो पैनी से पूछते हैं कि वो लड़की किस गांव की है और अपने होम टाउन किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। लेकिन पैनी का कहना था कि वहाँ के गांव के लोगों के वो बहुत पैसे लेकर भागी हुई है, वो वहाँ नहीं जाएगी। अब पैनी किसी तरह से उन्हें बाहर तो भेज देता है, लेकिन पैनी को शक हो चुका था कि वो अपने गाँव गई होगी। उसे कहीं ना कहीं गिल्ट था कि उसने उसे धोखा किया है, तो वो फौरन से गाँव कॉल करता है एक शॉप पर। वो एक्चुअली किसी न किसी तरह से चॉम की हेल्प करना चाहता था, उसे पहले ही इन्फॉर्म करके, लेकिन इतने में उसकी पत्नी पीछे से आकर देख लेती है। उन दोनों की यहाँ पर लड़ाई होती है और इसी बीच उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जो लोग दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं उनकी लाइफ में खुद कभी खुशी नहीं आ सकती। उधर चॉम गांव वालों को बताती है कि एक जगह पर मैंने कुछ पैसे छुपा कर रखे हुए हैं, तो वो लोग वहां जाकर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन वहां से सारे पैसे गायब थे। ये देखकर चॉम भी हैरान रह जाती और गाँव वाले उसके पीछे पड़ गए थे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है कि आगे से कोई आ जाता है और ये नया कैरेक्टर एक विलन था जिसका नाम पूपा था, और जितना घटिया इसका नाम है उससे भी ज्यादा घटिया वो खुद था। वो यहाँ से किडनैप करके चॉम को लेकर चला जाता है। जबकि उधर नाइट का वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने चॉम के साथ इकट्ठे रहने का, पार्टनर बनने का वादा किया था, तो वो उसके गांव लौट कर आता है उसका पता करने के लिए। तो उसे पता चलता है कि उसे तो पूपा किडनैप करके ले गया है। जबकि पूपा ने चॉम को बेहोश किया हुआ था। वो उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है कि चॉम रेजिस्ट करने लगती है और उसे चोट देकर वहाँ से भागने की कोशिश में होती है, लेकिन दोबारा से पकड़ी जाती है। वो उसके साथ कुछ और गलत कर, लेकिन उससे पहले ही नाइट की रेसिंग कार की आवाज आती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है।
उसके साथ बाकी गांव के लोग भी थे। यहाँ पर वो पूपा को रोकता है तो उसे एक और बात भी पता चलती है कि पूपा एक लोन शार्क है और उसने सारे गांव वालों को कुछ डेप्ट दिया हुआ है और उसी लोन के बदले वो उनको धमकी देता है कि उनसे उनके घर छीन लेगा। यहाँ पर जब वो रेसिंग कार देखता है तो नाइट को चैलेंज कर बैठता है, कहता है कि हम दोनों रेस लगाते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं चॉम को छोड़ दूंगा, वरना चॉम तुम मुझे दे दोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। नाइट को भी अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि तुमने बहुत छोटी शर्त रखी है, नहीं, शर्त को बड़ा करते हैं, अगर मैं जीत गया तो ना सिर्फ तुम मुझे चॉम दोगे बल्कि इसके साथ साथ इन गांव वाले सारे लोगों का लोन भी तुम माफ कर दोगे। अब पूपा उससे कहता है तुम बताओ तुम्हारे पास मुझे देने को क्या है अगर मैं जीत गया तो यहाँ पर नाइट कहता है कि मेरी 20 लाख की एक घड़ी है, सिर्फ 1 लाख देकर वो ले लेना, और मॉर्गेज के पेपर्स उसके हवाले कर देता है। पूपा को ये सौदा बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि ये सारे एरिया को वो अच्छे से जानता था। उसे यकीन था कि वो जीत जाएगा, उसकी गाड़ी भी नहीं थी। अब सारी चीजें वो लोग गांव की एक आंटी के हवाले कर देते हैं जिन पर उन दोनों को विश्वास था। यहाँ पर चॉम आती है नाइट के पास और उससे कहती है कि यहाँ पर हमारे गांव में एक बहुत ही खतरनाक बैंड है और इसी पॉइंट पर पूपा अपने बहुत से ओपोनेंट रेसर्स को गिरा चुका है, उन्हें मार चुका है। वो तुम्हारे साथ भी यही करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं पहाड़ी पर जाकर तुम्हें सिग्नल दूंगी, तुम बच जाना। और फिर इसके साथ ही रेस स्टार्ट हो जाती है। उधर बेचारी चॉम की भी रेसेस लगी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से टाइम पर पहाड़ी पर पहुंचती है, नाइट को सिग्नल देने लगती है जब वो मोड़ आने वाला था। अब यहाँ पर पूपा उसे उस मोड़ से खाई से नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चॉम की वजह से नाइट पहले ही प्रिपेयर्ड था, वो बच जाता है और इन दी एंड वो बहुत आसान सा कट लेता है और पूपा को हराकर वो फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुका था। यहाँ पर पूपा बहुत चीटिंग का शोर मचाता है, लेकिन नाइट उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें अपनी शर्तें अब माननी ही पड़ेंगी, और वैसे भी मेरी कार में कैमरा लगा हुआ था, साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने अपोनेंट रेसर पर मर्डर अटेम्प्ट की थी, इसी की वजह से मैं कोर्ट में जाऊंगा और तुम्हें सू करूंगा। अब पूपा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है मैं बदला जरूर लूंगा। अब सारे गाँव वाले नाइट का बहुत थैंक्स करते हैं क्योंकि उसने उन सारों को लोन शार्क से बचा लिया था। यहाँ पर चॉम भी भागती हुई आती है और नाइट को हक कर लेती है। चॉम भी नाइट के साथ होने की वजह से एक अच्छी इंसान में बदलती जा रही थी और नाइट को भी अंदाजा हो रहा था कि दूसरों की हेल्प करके उसे लाइफ के नए मीनिंग समझ आ रहे हैं। कि गांव वाले सारे बहुत खुश थे और वो खुशी मना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी भी लोन शार्क से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जबकि नाइट वो चॉम के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है, कहता है कि अंकल साक्टा ने तुमसे वादा किया था, वो पैसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जरूरत होगी। लेकिन चॉम वो सारे पैसे उसे वापस कर देती है और कहती है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे गांव वालों की भी हेल्प की अपनी जान पर खेलकर, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर वो एक और चीज़ भी नोटिस करती है और वो ये थी कि उसने इतना कीमती नेकलेस जो उसकी मम्मी की निशानी था, उसे जान से भी प्यारा था, बड़े आराम से डैशबोर्ड में रखा हुआ था। वो उससे कहती है कि एक कॉन गर्ल होने के एक्सपीरियंस के साथ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रखती। और फिर वो इतना कीमती नेकलेस वो एक सीट के नीचे छुपा देती है। अब नाइट को बैंकॉक में काम था, खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए वो चॉम को साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन जब वो जाने लगता है तो चॉम उसे रोककर उसका नंबर मांगती है, थोड़ा शर्माते शर्माते, तो वो अपना कार्ड हंसते मुस्कुराते उसे दे देता है क्योंकि वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। चॉम का बहुत मन करता है कि वो नाइट को रोके और नाइट का भी दिल कर रहा था रुकने को, लेकिन उनके बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिसको वो बहाना बना सकते। अब नाइट वहाँ से चला जाता है और चॉम बस उसकी निशानी देख देख कर उसे याद करती रहती है। उधर हमें दिखाते हैं कि अंकल साकड़ा अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। स्टेप मॉम वहाँ पर आती है और उनसे बातें करने लगती है, कहती है कि तुम जितने दिन बेहोश रहोगे मुझे फायदा ही रहेगा और इसी चीज का फायदा उठाकर मैं तुम्हारा पत्ता कंपनी से काटने वाली हूँ। वो उन पर करप्शन के गलत इल्जाम लगाने वाली थी बोर्ड के सामने, लेकिन अंकल साक्टा भी उसी टाइम पर होश में आ गए थे। उन्होंने उनकी सारी प्लानिंग सुन ली थी और जिस टाइम पर वो मीटिंग में होती है तो उसी टाइम पर पुलिस बाहर पहुंच जाती है। करप्शन के तो पक्के सबूत उनके पास पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन अंकल साकड़ा ने उन पर डेफेमेशन का केस कर दिया था और इसी वजह से पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आई थी। और फिर हमें नाइट को दिखाया जाता है जब वो अपने रास्ते पर जा रहा था तो दिखाते हैं कि पूपा के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए तैयार खड़े हुए थे। वो उसका रास्ता ब्लॉक करते, वो भागने की कोशिश करता है तो वो उस पर फायर कर देते हैं। पूपा को बहुत गुस्सा था जिस तरह से उसकी इज्जत का फालूदा इस लड़के ने बनाया था। अब वो उसे बदला पूरा करने के लिए जख्मी हालत में उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और वहाँ से नीचे खाई में गिरा देते हैं। अब उन्होंने नाइट की गाड़ी को पूरी तरह से पत्तों से छुपा दिया था, लेकिन जब जंगल से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो उस गाड़ी को देख लेते हैं और पहचान भी जाते हैं कि ये कार किसकी है।
लेकिन उस कार में नाइट नहीं था और ना ही इर्द गिर्द वो कहीं नजर आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि खाई से गिरकर वो नीचे नहीं गिरा था, बल्कि रास्ते में एक पेड़ था जिसमें वो अटक गया था। अब गांव वाले सारे लोग वहां पर चॉम को भी बुला लेते हैं। चॉम देखती है तो सीट के नीचे से उसे वही नेकलेस भी मिलता है। अब वो समझ गई थी कि नाइट खुद कहीं नहीं गया, वरना जहां वो खुद जाता वो इस नेकलेस को अपने साथ लेकर जाता। अब वो लोग सारी रात जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं और साथ ही साथ नाइट को तलाश भी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला था। उधर हमें नाइट को दिखाते हैं, उसे सपने आ रहे थे अपने बचपन के। एक दफा उसके डैडी बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो उसी टाइम पर उसकी मम्मी उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी। अपने इनहेरिटेंस में सारी जायदाद उन्होंने बेच दी थी और वो सारे पैसे डैड की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसकी मम्मी का सारा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ था और उसके डैड की सारी मेहनत। एक दफा उसके डैड ने उससे वादा भी लिया था कि मेरे बाद तुम इस कंपनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, और आज वही वादा उसे मरने नहीं दे रहा था। उसने अपने डैड की कंपनी को संभालना था। अब वो उठकर काफी देर जंगल में भटकता रहता है और उसे कोई नजर नहीं आता। एक पॉइंट ऐसा आता है, उसे लगता था कि उसके मम्मी डैडी उसे वहां से लेने के लिए आए हैं। वो उनके साथ जाने लगा था कि एंड टाइम पर वहां पर चॉम पहुंच जाती है। नाइट दोबारा से बेहोश हो गया था, लेकिन चॉम कहती है कि मैं इसे जरूर बचाऊंगी। अब वो लोग बहुत मुश्किलों के बाद उसे किसी न किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहता है कि गोली उसको बस छू के निकल गई थी, इसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इसकी जान बच चुकी है। और उसी टाइम पर हमें दूसरा सीन बैंकॉक का दिखाते हैं। उसका डॉक्टर बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, लेकिन उसका बेबी जिंदा है, लेकिन वो प्रीमेच्योर है और उसे हार्ट सर्जरी की भी जरूरत है। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए अब वो फराओ को कॉल करता है और उसे एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि चॉम किस गांव की है और किस जगह पर वो इस वक्त गई हुई है। जबकि उधर चॉम बहुत अच्छे से नाइट का ख्याल रखती है। उसके फ्रेंड उसे बहुत छेड़ते हैं कि जिस तरह से तुम उसकी केयर कर रही हो, ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं लगता। तुम्हारी आंखों में उसके लिए जितनी परेशानी है, साफ लगता है कि तुम उसे लाइक करती हो। अब इन दी एंड जब वो उसे इतना तंग करते हैं तो वो मान तो जाती है, लेकिन कहती है कि हम दोनों इम्पॉसिबल हैं, हम एक नहीं हो सकते। वो एक रिच फैमिली से है, बहुत बड़ी कंपनी का हायर है, और मैं क्या हूँ, एक आम सी लड़की जो पहले चोर भी रह चुकी है। उधर नाइट को भी होश आ जाता है और नर्स उसे बताती है कि किस तरह से जो लड़की तुम्हें साथ लेकर आई थी वो सारी रात तुम्हारा ख्याल रखती रही और वही तुम्हें टाइम पर लाई है, वरना शायद तुम्हारी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती। इतने में चॉम भी वहां पर आ जाती है और नाइट को होश में देखकर वो बहुत इमोशनल होने लगती है। नाइट भी उसका थैंक्स करता है और उससे कहता है कि तुमने जिस तरह से मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे कौन कौन से एहसान का बदला उतारूंगा। और वो ये भी एडमिट करता है कि उसकी मम्मी का नेकलेस भी आज चॉम की वजह से ही सेफ है, वरना पूपा के लोग वो लेकर चले जाते। अब पेकॉन के आदमियों को चॉम के गांव की लोकेशन पता चल जाती है। वो लोग उसी गांव में पहुंच चुके थे और लोगों से पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चॉम के फ्रेंड्स एक दफा उन्हें धोखा देकर कहीं और ही भेज देते हैं। लेकिन वो लोग ये जान चुके थे कि अब ज्यादा देर तक नाइट यहाँ पर सेफ नहीं है। उधर नाइट को दिखाते हैं, वो एक नर्स से फोन लेकर अंकल साकड़ा को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। अंकल साकड़ा बाद में उसे कॉल बैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नाइट इस वक्त जख्मी है और वो उस गांव में कुछ ईवल फोर्सेस से लड़ाई करके इस पंगे में पड़ चुका है। वो उसे बताते हैं कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरी फिक्र ना करो, मैं इसी वक्त ही अपने ड्राइवर को तुम्हारे पास भेजता हूँ, वो तुम्हें वापस ले आएगा। लेकिन जब वो ड्राइवर को ये सारी लोकेशन बता रहे होते हैं तो उसी टाइम पर ही फ्राओ पीछे से आती है और वो ये सारा कुछ सुन लेती है। उसके गुंडे तो पहले ही उस गांव में पहुंच चुके थे, तो वो जल्दी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। अब वो गुंडे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उसी टाइम पर ही हमें दिखाते हैं और अब वो नाइट के कमरे में भी पहुंच गए थे। वो उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं पहले ही छुप जाता है। ऊपर से चॉम भी उसे मिलने के लिए आती है तो उन गुंडों को देखकर डर जाती है, जो कि गन लेकर अब उसका पीछा करने लगे थे। वो भागती है तो एक जगह पर कोई उसे अंदर बुला लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि नाइट था, जो पहले ही वहाँ पर छुपा हुआ था। यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर तो छुपे रहते हैं, लेकिन चॉम कहती है कि ये जगह सेफ नहीं, हमें अब कहीं और मूव करना पड़ेगा। इतने में वो लोग बाहर निकलते हैं किसी तरह से और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं। उनको लगा था कि शायद वो लोग सेफ हो गए हैं, लेकिन वो गाड़ी भी किसी गन वाले लोगों की थी। वो उन्हें गांव के पास छोड़ने की बजाय अपनी मर्जी की जगह पर ले जाते हैं किडनैप करके। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये पूपा के डैड थे और उन्हीं के लोग थे जो कि चॉम को पकड़ना चाहते थे। चॉम ने उनके साथ भी स्कैम किया था और उनके बेटे की और उनकी इज्जत का फालूदा भी किया था।
और नाइट ने तो उनकी सारी इज्जत गांव में खाक में मिला दी थी, इसीलिए उन्हें नाइट पर बहुत गुस्सा था, वो बदला लेना चाहते थे। यहाँ पर वो जैसे ही नाइट पर हमला करते फौरन से चॉम आगे आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों की लड़ाई मुझसे है, इसलिए मारना है तो मुझे मारो, इस लड़के को हाथ भी नहीं लगाना। ये वो पहला मोमेंट था जब नाइट को लगता है कि चॉम से उसे प्यार हो बैठा है। और इतने में उनके फ्रेंड्स भी उनकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग उनकी गन्स छीन कर वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। अब जॉम ने फैसला किया था कि वो यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक जगह उसकी मम्मी का घर था, वो वहां चली जाएगी। जबकि पैकॉन ने अपने आदमियों को ऑर्डर किया था कि अगर वहां पर ही नाइट की किसी से लड़ाई है तो हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग उन्हीं ईवल फोर्सेस से, गुंडों से बात करो और अपने हाथ खराब करने की बजाय उनको यूज़ करो। अब उसी टाइम पर चॉम और नाइट जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। चॉम को नाइट की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उसका घाव था, उससे ब्लीडिंग आ रही थी। अब शाम होने से पहले पहले वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। चॉम कहती है कि इस जगह के बारे में मेरी फ्रेंड बुआ के अलावा किसी को पता नहीं, या फिर पैनी को पता था। हम लोग अक्सर पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर आकर छुपते थे। और फिर वो नाइट को बताती है कि जिस तरह से बचपन में ही उसकी मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अगर कोई एक रिश्ता उसके पास था तो वो पैनी ही था, इसीलिए वो उस पर अंधा विश्वास करती थी। वो जो चाहता था उससे कराता था और उसी ने ही उसे थीफ भी बना दिया था। सही गलत का फर्क उसे समझ ही नहीं आती थी। वो आज यहाँ पर नाइट का थैंक्स करती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन रही हूँ, एक बेहतर इंसान। अब शाम अंदर जाकर घर की सफाई करने लगती है क्योंकि वो घर बहुत अरसे से बंद था। जबकि नाइट बाहर बैठा होता है, वो अपनी शर्ट उतार कर अपनी ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जब शर्टलेस नाइट पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो काफ़ी शर्माती है और ये बात नाइट ने भी फील की थी। वो इस सीन को बहुत इंजॉय करता है। अब वो सारा घर सेट कर लेती है, साफ करके उसने बिस्तर भी सेट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नाइट अंदर आता है वो उससे टकरा कर गिरने वाली होती है कि यहाँ पर वो चॉम को संभाल लेता है। यहाँ पर नाइट तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन जॉम ही थी जो ये सब कुछ नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उन दोनों का कोई मैच नहीं। अब यहाँ पर वो नाइट के लिए कुछ खाने का अरेंज करती है और इसी बीच यहाँ पर उनके कुछ काफी स्वीट से मोमेंट्स आते हैं और पता चलता है कि नाइट अपना लव एक्सप्रेस करने से अब जरा भी नहीं शर्माता। वो तो बहुत बोल्ड हो गया था और उसे शर्मा कर चॉम कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ पानी भरने के लिए। वो भी उसके पीछे पीछे आता है। चॉम वहाँ पर पानी में गिर जाती है तो नाइट भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है। अब वो दोनों वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि नाइट उसे अपने क्लोज करता है और उसे किस करता है, लेकिन चॉम इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फ्राउ अब जाती है अंकल साक्टा के पास। वो डिस्चार्ज होने वाले थे। वो किसी बहाने से उनसे कुछ बातें उगलवाना चाहती थी, लेकिन अंकल साक्टा भी बहुत चालाक थे। वो अपने मुंह से कोई भी राज स्लिप करने से पहले उसी को ही अपने जाल में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि जो डायमंड का नेकलेस जिसका नाम लव डायमंड था वो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें नहीं दे रही थी, बल्कि उसने बहुत सारे क्लाइंट्स भी तलाश किए हुए थे और सारे मनी के बाद उसने वही नेकलेस बेच देना था। तुम चाहो तो कंफर्म भी कर सकती हो। जबकि दूसरी तरफ वो एक और चाल चलते हैं। स्टेप मॉम को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी ये जो बहू है ना फराओ, ये बहुत चालाक है, एक दिन देखना यही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगी और तुमसे तुम्हारा बेटा छीन कर चली जाएगी। उधर हमें दिखाते हैं कि चॉम ने नाइट के लिए कुछ खाना बनाया था। वो वही रात को उठाकर उसे खिला रही होती है। यहाँ पर वो उससे काफी बातें करती है। वो उसे समझाती है कि देखो तुम अपनी स्टेप मॉम से इतनी नफरत क्यों करते हो, छोटी सी जिंदगी है, नफरतों का टाइम नहीं है। अगर तुम्हें अपने डैड की कंपनी से प्यार है तो उन्हें भी तो कंपनी प्यारी होगी, तभी तो वो उसे अभी तक चला रही है। तुम्हें चाहिए कि तुम पुरानी नफरतों को अब दफन कर दो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। उनसे बात करने की कोशिश करो, खुलकर बात करो। कब तक तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बदले लेते रहोगे और इसी तरह से नफरतों में जिंदगी गुजर जाएगी। नाइट उसकी ये बात सुन तो लेता है, लेकिन उसे ज्यादा होश नहीं था क्योंकि उसे फीवर बहुत तेज था। वो बेहोश हो जाता है और सारी रात चॉम बैठकर उसका ख्याल रखती है। अब 1-2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। नाइट अब काफी बेटर हो गया था, लेकिन एक रात वो एक बुरा सपना देखता है कि चॉम को गोली लग गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। चॉम उसके पास आती है तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सपने में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। चॉम कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी यही फीलिंग्स हैं, लेकिन हम दोनों इम्पॉसिबल हैं। मैं एक चोर हूँ जो अभी अपनी सजा काट के आई है, जिसकी कोई फैमिली नहीं, और तुम इतने बड़े परिवार से हो, इतनी बड़ी कंपनी के आयर हो। लेकिन इसके जवाब में नाइट उसे कहता है कि अगर मैं अपने लिए एक परफेक्ट डॉल जैसी वाइफ लेना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। इतने मुश्किल समय में जब मेरे साथ और कोई भी नहीं तो तुम हो। इससे बड़ी वफादारी और कोई भी नहीं होती, यही पार्टनर्स के बीच होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ।
और फिर इसके साथ ही वो उसे किस कर लेता है और फिर वो दोनों एक लवली नाइट स्पेंड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अंकल साख्ता की लगाई हुई चिंगारियां बाग में बदल चुकी थी। स्टेप मॉम और फराह दोनों पैकॉन को लेकर काफी फाइट कर रही होती हैं और ये युद्ध कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। उधर दिखाते हैं कि पैकॉन के आदमियां पूपा तक पहुंच चुके हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि अगर उन्होंने पता चलाना है कि चॉम कहाँ है तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड बुआ है, वही ये सारा कुछ जानती होगी। अब वो बुआ की फैमिली को होस्टेज बनाते हैं और उसे अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। अब वो उसे यही ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुमने आगे इस घर तक जाना है और किसी तरह से नाइट को और चॉम को बाहर निकालना है। उनको थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि बाहर हम उनका वेट कर रहे हैं। अब इतने में बुआ आगे जाती है, उसे चॉम नजर आती है। वो रो रही थी और कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू उसे हिंट दे रही होती है। फौरन से चॉम ये सारा कुछ समझ जाती है। वो बहुत इंटेलिजेंट थी। वो एक बहाने से कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ और नाइट को भी बाहर लेकर आती हूँ, फिर हम इकट्ठे कहीं चलेंगे। लेकिन अंदर जाकर वो नाइट को बता देती है कि साफ पता चल रहा है कि बुआ को कोई ब्लैकमेल करके यहाँ पर लेकर आया है। अब वो जब चॉम अंदर नाइट के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे शक हो रहा है कि बुआ को कुछ लोग अपने साथ जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। अब वो चोरी चोरी देखते हैं तो पता चलता है कि ये पुखाए के गार्ड्स हैं। तो यहाँ पर चॉम नाइट को कहती है कि देखो वो तुम्हारे पीछे हैं, मेरे पीछे नहीं, इसीलिए मैं उनको धोखा देकर एक साइड पर लेकर जाती हूँ। इतने में तुम यहाँ से गाड़ी भगाकर किसी सेफ प्लेस पर चले जाना। नाइट नहीं मान रहा था लेकिन चॉम बहुत जिद करती है तो उसे मानना पड़ता है। अब चॉम और बुआ दोनों उन गुंडों को एक साइड पर लेकर जाने लगती हैं। वो जंगल की तरफ जा रही थी और वो गुंडे उनका पीछा करते हुए एक दफ़ा शूट भी करते हैं और वो गोली सीधी बुआ को लगी थी। जबकि उसी टाइम पर नाइट गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। गाड़ी की आवाज सुनकर एक गुंडा नाइट का पीछा करता है गाड़ी में बैठकर, लेकिन नाइट उसे डॉज करता है और उसके सर में डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन वो इतना काइंड, इतना स्वीट था कि जो उसकी जान लेने के लिए आया था वो चेक कर रहा था कि कहीं मैंने इस बेचारे की जान तो नहीं ले ली। इतने में उसके फोन पर कॉल आती है तो वो आगे से नाइट उठाता है। वो पोखाई की कॉल थी। वो पोखाई को कहता है कि देखो मैं तुमसे कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए मैं बैंकॉक आ रहा हूँ और बात करना चाहता हूँ तुमसे और अपनी स्टेप मॉम से। और फिर हमें बैंकॉक का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर फराह अब काफी बागी हो गई थी। उसने स्टेप मॉम की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार कर दिया था। वो एक दफा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है तो फराह साफ कह देती है कि आपके पास जो भी वीडियो मेरी है वो कल दिखाने की बजाय आज ही अपने बेटे को दिखा दे, लेकिन मुझे ब्लैकमेल मत करे। अब ये सुनकर पोखाई जिद करने लगता है। उसकी मम्मी उसे वीडियो दिखाती हैं तो उसे पता चलता है कि उस दिन जब वो ब्राइड बनी हुई थी पोखाई की तो उसने नाइट को किस की थी। ये देखकर वो बहुत हर्ट होता है और बहुत रोता है। जबकि उधर बुआ और चॉम दोनों पूपा के हाथों लग जाती हैं। पूपा को बहुत गुस्सा था नाइट पर, क्योंकि पिछले दिन जब उनकी लड़ाई उसके डैड से हुई थी तो नाइट के हाथों गोली चलने की वजह से उसके डैड की एक टांग डिसेबल हो गई थी। अब वो वहाँ से चॉम को किडनैप करता हुआ जाता है और साथ में बुआ को कहता है कि अगर तुम्हें नाइट मिले तो उससे कहना कि आए और अपने बदले इस लड़की को लेकर चला जाए। अब थोड़ी देर बाद नाइट भी उसी रास्ते पर पहुंचा हुआ होता है और उसे जैसे ही ये सारा कुछ पता चलता है तो वो पूपा की गाड़ी का पीछा करता है। और यहाँ पर नाइट की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। वो बिल्कुल एक हिल टॉप पर खड़ा हुआ था, खाई में गिरने वाला था, लेकिन पूपा इतना मीन था कि उसकी गाड़ी को टक्कर मार के उसे खाई में गिरा देता है। अब उसका बदला पूरा हो गया था, वो वहाँ से चला जाता है। जबकि चॉम बेचारी वहीं बैठकर रोती रहती है। इतने में उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब पीछे से आने वाले पोखाई के गुंडे को भी पता चल जाता है। वो बहुत खुश होता है और पोखाई को कॉल करके बताता है कि आपकी सारी टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि जितना बुरा एक्सीडेंट इस वक्त नाइट का हुआ है, अगर वो जिंदा बच भी गया तो पैरालाइज तो जरूर हो जाएगा। नाइट को अब वो लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। इतने में नर्स बाहर आती है और नाइट की पॉकेट से निकला हुआ वही डायमंड नेकलेस चॉम को दे देती है और कहती है कि इस लड़के के लिए प्रे करना, इसकी कंडीशन ठीक नहीं। उधर जब प्राव को पता चलता है कि नाइट का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे के लिए पोखाई से शादी की थी, पावर्स के लिए, लेकिन असल में उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी नाइट ही बसता था।
उधर नाइट भी और उसके साथ साथ बुआ भी फ्रंटियर हॉस्पिटल में थे। बुआ की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई थी और वो चॉम से मिलने के लिए आती है। चॉम बेचारी बहुत परेशान थी कि नाइट को उसकी वजह से इतना दुख झेलना पड़ रहा है। अब थोड़ी देर बाद अंकल साक्टा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चॉम सबसे पहले तो वो डायमंड नेकलेस उनको दे देती है कि ये नाइट की अमानत मेरे पास है। अंकल साक्टा उसका थैंक्स करते हैं कि तुमने एक दो दफा नहीं बल्कि बहुत दफा नाइट की हेल्प की है और इसके लिए तुम्हारा रिवॉर्ड बनता है। वो बदले में उसे एक चेक देते हैं जो कि चॉम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती दे देते हैं। अंकल साक्टा अब नाइट को बेटर ट्रीटमेंट के लिए बैंकॉक लेकर आ गए थे। वहाँ पर उसका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी ये कोमा में है, अनकॉन्शियस, और उसको आईसीयू में रखा जाएगा। यहाँ पर एक दफा अंकल साक्टा चोरी चोरी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चॉम का कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है नाइट के साथ। वो उसे फॉरहेड पे किस कर रही थी, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों लवर्स हैं। अब चॉम के चले जाने के बाद एक दफा वहाँ पर फ्राउ भी आती है नाइट को देखने के लिए। वो उससे मिलती है तो अंकल साक्टा कहते हैं कि देखो, तुमने अपनी मर्जी से पोखाई को चूज किया था नाइट के ऊपर, ये तुम्हारी चॉइस है और तुम्हें बेयर करनी पड़ेगी। वो कहती है कि हाँ, मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और वैसे भी मैं नाइट के काबिल नहीं हूँ। अंकल साक्टा उसे जलाने के लिए कहते हैं, वैसे भी नाइट को अब कोई और मिल चुका है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल साक्टा और फ्राउ इनके बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्किंग रिलेशनशिप है और किसी मौके पर अगर उन्हें टीम बनानी पड़ी तो वो बना भी सकते हैं। अंकल साक्टा ने उसे बहला तो लिया था, लेकिन बाद में वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं, लेकिन अगर मुझे कभी यूज़ करना पड़ा इसका तो मैं ज़रूर कर लूँगा। उधर चॉम को शॉपिंग करते हुए एक जगह पर लकी स्टोन दिखाई देता है। वो सोचती है कि लकी स्टोन मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ख़रीद लेती हूँ, और साथ ही साथ उसे ये भी मालूम पड़ता है कि फुल मून पर अगर इस लकी स्टोन के साथ प्रे किया जाए तो हर प्रे पूरी होती है। अब उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि नाइट की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, जबकि चॉम उसी टाइम पर लकी स्टोन लिए उसके लिए प्रे कर रही थी और उसके बाद नाइट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। जबकि फ्राउ जब घर वापस जाती है तो पोखाई उसका वेट कर रहा था। वो उससे लड़ता है और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं। फ्राउ तो उसे बहुत कहती है कि लड़ने की वजह तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, लेकिन आगे से पोखाई का कहना था कि मैं एक पैनी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, तुम ये सारा कुछ एलिमनी हासिल करने के लिए कर रही हो। चॉम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाती है और उसी लकी स्टोन का उसने बहुत प्यार से एक ब्रेसलेट बनाया था जो कि वो वहाँ पर नाइट को पहना देती है। अब सारा कुछ ठीक जा रहा था, सिर्फ नाइट के होश में आने का वेट था, लेकिन इतने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक रिपोर्टर नाइट के पीछे उसी बॉर्डर विलेज में चला गया था जहाँ पर वो पूछ रहा था कि चॉम और नाइट के बीच क्या रिश्ता है। गाँव वाले लोग सीधे साधे थे, उस रिपोर्टर को यही इंटरव्यू देते हैं कि एक्चुअली नाइट और चॉम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लगते हैं। नाइट ने कितना बड़ा रिस्क लिया है और पूरे गांव वालों के लोन्स भी कैंसिल कराए हैं। अब ये इशू बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ जाता है। बोर्ड की मीटिंग बैठती है और सारे लोग यही कह रहे थे कि जो चॉम नाइट की गर्लफ्रेंड है उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। वो स्कैमर गर्ल थी, फेक ज्वेलरी भी बेचती थी और उसकी वजह से कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी इफेक्टेड हो रही है। चॉम बेचारी इतनी नोटोरियस हो गई थी, हर कोई उसे पहचानता था और उसे चोर चोर की नजरों से देखता था। उसने वो प्रोफेशन छोड़ दिया था, लेकिन अब भी लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे। ऐसे में एक दफा अंकल साक्टा उसे कंपनी में बुलाते हैं। यहाँ पर बुलाने का एक मकसद था, वो दिखाते हैं कि ये कंपनी कितनी ग्लोरियस है जिसका अपकमिंग चेयरमैन अब नाइट बनेगा। वो उसे समझाते हैं कि ये कंपनी सिर्फ अपनी क्वालिटी से नहीं चलती बल्कि इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, और वो क्रेडिबिलिटी अब तुम्हारी वजह से इफेक्टेड हो रही है। क्या तुम चाहती हो कि नाइट सफर करे? अगर ऐसा नहीं चाहती तो फिर तुम कल मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सबको बोल दो कि तुम और नाइट रिलेशनशिप में नहीं हो। जब मामला दब जाएगा तो उसके बाद तुम दोनों इकट्ठे रह सकते हो। उधर पोखाई को बड़ा गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि अंकल साक्टा ने सारी सिचुएशन को संभाल लिया है। अब वो अपनी प्लानिंग करने लगता है। चॉम नेक्स्ट डे सबसे पहले तो नाइट को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसे नहीं पता था कि अब कितने अरसे बाद वो उसे देखेगी, क्योंकि उन दोनों को अब मीडिया से अपना रिलेशनशिप छुपाना था। अब जैसे ही चॉम उसे मिलने के बाद हॉस्पिटल से निकलती है, पीछे दिखाते हैं कि नाइट को होश आ गया है। चॉम अब अंकल साक्टा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती है। वहाँ पर रिपोर्टर्स उससे बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो यही कहती है कि मेरा और नाइट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो बहुत काइंड इंसान है और काइंडनेस की वजह से ही और ह्यूमैनिटी को लेकर ही उसने मेरी हेल्प की थी। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स ऐसे थे जो कि फ्राउ ने भेजे थे, वो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं और ऑन रिकॉर्ड उससे सवेयर भी कराते हैं कि ये सब इशू क्लियर होने के बाद भी तुम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा।
अब नाइट को बचाने के लिए वो ये भी कर देती है, लेकिन एन टाइम पर स्टेप मॉम सारी गेम अपने हाथ में ले लेती हैं क्योंकि पोखाई ने उनके लिए कुछ कर लिया था। वो आकर कहती हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है और उनके पास उसी टाइम पर ही नाइट की हॉस्पिटल की वीडियो थी जिसमें उसके साथ कुछ ऐसा ट्रैप किया गया था कि वो चॉम को बार बार बुला रहा था और कह रहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब सारा किया कराया खेल उल्टा पड़ जाता है। अंकल साकड़ा चॉम को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रिपोर्टर्स भी पीछे पीछे थे। चॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो मुड़ती है और कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और एक बात बता दूं कि नाइट बहुत काइंड हार्टेड है। उसे मुझ पर बहुत दया आ रही थी क्योंकि मुझे पुलिस में पकड़वाने के बाद उसने मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया था, इसीलिए रहम की वजह से ही वो शायद मुझसे प्यार कर बैठा है। लेकिन ये वन साइडेड लव है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ क्योंकि उसने ही मुझे जेल में भेजा था। और हॉस्पिटल में उस टाइम पर यही वीडियो नाइट भी देख लेता है और देखकर बहुत दुखी होता है। वो बार बार कॉल्स करता है लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। अब गाड़ी में वापस बैठकर अंकल साकड़ा चॉम पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम वन साइडेड लवर कहकर क्यों उसको एक सिली बॉय दिखा रही हो दुनिया की नज़र में। वो कैसे चेयरमैन बन सकता है इतनी बड़ी कंपनी का जो वो इतना बेवकूफ़ है। और साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देते हैं कि पोखाई तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा, वो अपने खबरी तुम दोनों के पीछे चलाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी ना मिलो और अब तुम हमेशा के लिए नाइट की जिंदगी से चली जाओ। चॉम ये सब सुनकर बहुत रोती है क्योंकि उसने तो सिर्फ इसलिए ये माना था कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था। इतने में चॉम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड बुआ की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रही है, एक वायरस है कि जिसका ट्रीटमेंट अगर टाइम पर ना किया गया तो वो पैरालाइज भी हो सकती है। अब अंकल साकटा इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उसे बहुत हैवी कंपनसेशन देते हैं। साथ में कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड का ट्रीटमेंट भी कराऊंगा और बदले में तुम कभी भी नाइट की लाइफ में नहीं आओगी। चॉम मना करती है लेकिन अंकल साकड़ा कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक सैक्रिफाइस के बदले नाइट की लाइफ भी संवर जाएगी। वो उस कंपनी का चेयरमैन बनेगा जो कि उसके मम्मी डैडी ने इतनी मेहनत से बनाई थी और साथ ही साथ तुम्हारी फ्रेंड को भी एक नई लाइफ मिलेगी। और अगर तुम सबके खिलाफ जाकर नाइट की लाइफ में आ भी गई तो क्या होगा, तुम इससे भी ज़्यादा सैड हो जाओगी जब तुम उसे तबाह होते हुए देखोगी। अब वो उसे 5 मिलियन देते हैं कि नई लाइफ स्टार्ट कर लो और साथ में सॉरी भी करते हैं कि नाइट के सामने जाकर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलना पड़ेगा जो कि सच नहीं है। अब अंकल साकटा सीधा नाइट के पास जाते हैं और कहते हैं कि चॉम ने तुम्हारी लाइफ से निकलने के लिए मुझसे 5 मिलियन मांगे थे और वो लेकर अब हमेशा के लिए जा चुकी है। नाइट को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था तो अंकल साकटा कहते हैं कि ड्राइविंग कैम के अंदर सारी रिकॉर्डिंग है और फिर वो उसे सुनवाते हैं कि जिसमें चॉम उनसे 5 मिलियन मांग रही थी और इसके साथ वो ये भी कह रही थी कि प्यार में एक दफा मैंने धोखा खाया है और उसके बाद मैंने कभी प्यार ना करने का फैसला कर लिया था। नाइट को तो सिर्फ मैं यूज कर रही थी क्योंकि मैं एक बेहतर लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर फराव भी थी और वो अंकल साकड़ा को कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आप चाल चल रहे हैं नाइट के साथ, लेकिन मैं उसे ये सब नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तो आपके साथ टीम में हूँ ना। अब नाइट बेचारा बस उसी ब्रेसलेट को देखे जा रहा था जो कि नर्स ने बताया था कि चॉम उसे देकर गई है। चॉम को ऑर्डर्स मिल चुके थे कि वो नाइट की लाइफ से निकल जाए तो एक आखिरी बार वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसने अपने आप को पूरी तरह कवर किया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो आंसुओं के साथ वहाँ पर नाइट को सोए हुए देखती है, बस रोती रहती है और दिल ही दिल में खुद ही को दोष देती रहती है कि काश मैं एक स्कैमर गर्ल ना होती, काश मैं एक प्रोफेशनल लायर ना होती तो आज ये सोसाइटी मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होने देती। और उसके बाद वो उसे हमेशा के लिए अलविदा करके दिल में उसकी यादों को बसाए वहाँ से चली जाती है। अब सबसे पहले तो वो फ्रंटियर हॉस्पिटल में गई थी अपनी फ्रेंड बुआ को मिलने के लिए। वो उसके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस बेयर कर रही थी क्योंकि चॉम को बचाते बचाते ही तो बुआ को गोली लगी थी। और फिर हमें बैंकॉक का सीन दिखाते हैं। पोखाई और उसकी मम्मी नाश्ता कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फ्राओ कुछ जली घटी बातें करने लगती है। वो उनको कहती है कि अभी तो स्टेप मॉम ही चेयरपर्सन है, लेकिन जल्द ही ये चेयरमैन नाइट बनने वाला है क्योंकि उसे पता था कि अंकल साकड़ा आजकल लॉबिंग कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर एक दफा तो स्टेप मॉम उसके ऊपर पानी फेंक देती है गुस्से में आकर, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाती है कि प्राव ऐसा क्यों कह रही थी। बाहर जाती हैं तो पता चलता है कि प्राव ने अंकल साकड़ा के साथ टीम बनाई हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने वो गुंडे पकड़ लिए हैं जिनको पोखाई ने टास्क दिया था कि वो नाइट का मर्डर कर दें। अब वो लोग पुलिस के सामने जाकर अपना सारा जुर्म टेस्टिफाई कर चुके थे और इसके साथ साथ फ्राओ कहती है कि मैंने भी जो कुछ सुना था वो सारा कुछ मैं पुलिस के सामने जाकर
बताऊंगी। अब अंकल साकड़ा एक चॉइस देते हैं स्टेप मॉम को। कहते हैं कि देखो, ये सब कुछ जब मीडिया पर आएगा और पुलिस तुम्हें लेकर चली जाएगी तो उसके बाद हमारी कंपनी की कोई रेपुटेशन नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हारे भी इस कंपनी में शेयर्स हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि चेयरपर्सन की सीट से रिजाइन कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और इतने में वो बताते हैं कि पुलिस भी पहुंचने वाली है। अब यहाँ पर स्टेप मॉम को लगता था कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। वो कहती है ठीक है, मैं स्टेप डाउन करती हूँ, मगर ये मत भूलना कि मैं शेयर होल्डर हूँ और किसी भी टाइम पर बाजी पलट सकती हूँ। अब हॉस्पिटल में नाइट भी न्यूज में देख लेता है कि स्टेप मॉम खुद ही रिजाइन करके साइड पर चली गई है और उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को एक बहाना बनाया है। यहाँ पर अंकल साकड़ा उससे कहते हैं कि ये सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम बस खुद को रिकवर करो, अपनी बॉडी को संभालो और उसके बाद तुम ही अपने डैड की छोड़ी हुई कंपनी को संभालने वाले हो। अब दूसरी तरफ हमें फ्रंटियर हॉस्पिटल में दिखाते हैं चॉम एक दफा देखती है कि पूपा के डैड को वहाँ से पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही है स्मगलिंग के केस में। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पूपा भी पुलिस से छुपकर वहीं पर ही खड़ा हुआ था। अब वो एक चाल चलती है और एक बहाने से उसे सुनवा देती है कि आज रात वो कहाँ रहने वाली है। अब रात को पूपा उसके घर पर पहुंचता है, लेकिन आगे से चॉम फुली तैयार थी। उसने अपने फ्रेंड्स को भी रेडी किया हुआ था और वो उसे पुलिस को अरेस्ट करा देती है। अब उसने नाइट का बदला तो पूरा कर लिया था, तो अब उसकी भी नई लाइफ स्टार्ट करने की बारी आ जाती है। उधर हमें नाइट को दिखाते हैं, उसका राइट हैंड पैरालाइज हो गया था और अब वो आजकल फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा था ताकि किसी तरह से वो इम्प्रूव कर सके। चॉम ने अब ना तो बैंकॉक में रहना था और ना ही अपने बॉर्डर विलेज में, तो वो एक दूर आइलैंड में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर छोटी सी अपने रहने की जगह लेती है और इसके साथ साथ एक शॉप भी, जहाँ पर वो हैंडमेड ब्रेसलेट और ज्वेलरी बनाया करेगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत सारा समय बीत गया है और आहिस्ता आहिस्ता नाइट का राइट हैंड भी काम करने लग गया है और सबसे पहले उसने चॉम का ही नाम लिखा था। अब एक तरफ चॉम तो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी होती है, लेकिन नाइट ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया था। वो अंकल साकड़ा से बार बार यही पूछता था कि चॉम कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन अंकल साकड़ा हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देते थे कि मैं उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन नाइट का कहना था कि हकीकत छुपी हुई है और मैं वो जरूर पता कराऊंगा। दूसरी तरफ प्राव ने फैसला किया था कि वो पोखाई की लाइफ से चली जाएगी। वो उसे डिवोर्स पेपर देती है साइन करने के लिए, लेकिन पोखाई वो फाड़ कर फेंक देता है। अब प्राव तो घर छोड़कर चली गई थी, तो उसके जाने के बाद पोखाई अपने कमरे में जाकर बहुत रोता है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है मुझे पता है तुम प्राव से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने खुद को वीक शो नहीं कराना। चॉम ने अपनी छोटी सी शॉप सेट की हुई थी, लेकिन उसका बिजनेस ज्यादा नहीं चलता था और उसने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर ली थी। वो अपना नाम सारों को अन्ना ही बताती थी। अब एक दिन वो अपने फ्रेंड डेआई से फोन पर बात कर रही होती है। इतने में डेआई मुड़कर देखता है तो कोई उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि नाइट था, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था और सबसे पहले वो चॉम को तलाश करने उसी के विलेज में आया हुआ होता है। लेकिन डेआई बहुत अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि चॉम जब से गायब हुई है वो यहाँ पर वापस नहीं आई और ना ही उसका कोई अता पता किसी को भी मालूम है। यहाँ पर थोड़ा तो नाइट को शक हुआ था, लेकिन वो कवर कर लेता है और उसे दिखाता है कि देखो मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना से बात कर रहा था। नाइट जाते जाते डेआई को इतना ही कहता है कि मैं चॉम को बहुत मिस करता हूँ और डेस्परेटली उससे मिलना चाहता हूँ। अब उसके चले जाने के बाद डेआई कॉल करता है चॉम को और उसे ये सारा कुछ बता देता है। वो भी ये सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और वो घर जाती है और उन्हीं हैंडकफ्स को देखने लगती है जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। ये उसके और नाइट के प्यार की निशानी थी, लेकिन अब सोसाइटी के हैंडकफ्स थे जिन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया था। और फिर हमें पोखाई को दिखाते हैं। वो एक दफा किसी तरह से फराह को मनाकर अपने पास ले आता है और उसे रियलाइज कराता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और उन दोनों का एक दफा तो पैचअप हो जाता है। नाइट आजकल फिर से ज्वेलरी डिजाइनिंग पर काम कर रहा था और उसका सबसे पहला डिजाइन उसको इंस्पिरेशन मिली थी कहीं और से नहीं बल्कि चॉम से, और वो पजल पीसेस पर था जिस पर उसने मिस यू लिखा था। ये डिज़ाइन उसने बहुत प्यार से बनाया था अपने और चॉम को माइंड में लेकर। अब ये डिज़ाइन अप्रूवल के लिए वो बोर्ड की मीटिंग में सबके सामने रखता है। बहुत सारे लोगों को वो डिज़ाइन पसंद आया था, सबने अप्रिशिएट किया था, लेकिन स्टेप मॉम उसे रिजेक्ट कर देती हैं और साथ ही साथ पोकाई भी कहता है कि साफ पता चल रहा है कि ये तुम्हारी और उस झूठी लड़की के प्यार की निशानी है। एक स्कैमर गर्ल ने हमारे चेयरमैन पर जादू चलाया हुआ है। नाइट अपने खिलाफ कुछ भी सुन सकता था, लेकिन चॉम के खिलाफ नहीं। वो यहाँ पर पोखाई से लड़ने लगता है। पोखाई जानबूझकर उसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है और नाइट बार बार उस पर हाथ उठाता है। वो एक्चुअली बोर्ड के मेंबर्स को दिखाना चाहता था कि नाइट किसी तरह से भी इस काबिल नहीं कि वो कंपनी का चेयरमैन बन सके। उसमें थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली ये माँ और बेटे की प्लानिंग थी ताकि वो बोर्ड के मेंबर्स के सामने उसका इमेज खराब कर सके और अपनी पोजीशन वापस ले ले।
नाइट तो अंकल साकड़ा को कह देता है कि मुझे इस पोजीशन से कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आप चाहे मेरी जगह चेयरमैन बन जाए, लेकिन अंकल का कहना था कि ये पोजीशन तुम्हारे डैड की थी और अब तुम्हारी ही होनी चाहिए। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। एक लड़का होता है जिसका नाम आक है। आक एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और वो आजकल एक आइलैंड पर पहुंचा हुआ है वेकेशन गुजारने के लिए। और इत्तेफाक की बात है कि चॉम ने भी उसी आइलैंड पर अपनी एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप बनाई हुई होती है। अब शॉपिंग करते करते उसी की ज्वेलरी शॉप पर आक आ जाता है। उसे उसका हैंडवर्क बहुत पसंद आया था, तो वो उसे 7 ब्रेसलेट्स खरीद लेता है क्योंकि उसने अपने फैंस में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। वो उनके साथ डाइविंग करके आज एक गेम खेलने वाला था। जब आक वहाँ से चला जाता है तो चॉम को रियलाइज होता है कि अपना बैलेंस नहीं लेकर गया, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इतने में वो देखती है कि आक एक इंसान को डूबने से बचाने के लिए पानी में कूद चुका है, लेकिन वहीं पर ही उसके साथ एक हादसा होता है। उसके सर से एक बोट टकरा जाती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो पानी में डूबता चला जाता है। अब यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे चॉम पानी में कूद जाती है और उसकी जान बचाती है। अब यही वो मोमेंट था जब उसे चॉम बहुत अच्छी लग गई थी। वो जैसे ही रिकवर करता है, होश में आता है, फौरन से भागता हुआ चॉम के पीछे पीछे जाता है। उसके फैंस भी उसके पीछे थे। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ। चॉम कहती है अगर मेरा थैंक्स करना चाहते हो तो अपने फैंस से कहो कि ये सारी वीडियो डिलीट कर दें और कुछ भी अपलोड ना करें। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो चॉम कहती है कि एक्चुअली मैं प्राइवेसी में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, पब्लिक नहीं होना चाहती। आज आक की मैनेजर ने भी एक बात नोटिस की थी और वो यही थी कि आक के दिल को किसी लड़की ने छू लिया है बहुत लंबे अरसे बाद, और वो कोई और नहीं बल्कि चॉम ही है। अब एक दफा नाइट को एक जगह पर एक लड़की नजर आती है। वो उसे देखता है तो उसे बिल्कुल चॉम जैसी लग रही थी। वो दीवानों की तरह उसके पीछे भागता है, लेकिन वो चॉम नहीं बल्कि कोई और ही थी। जबकि चॉम के पास उस टाइम पर वही सुपरस्टार आक आया हुआ था। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो सिर्फ एक बहाना था। वो एक्चुअली उसके साथ समय बिताना चाहता था, उसे और जानना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारी एक वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन चॉम को कोई भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। वो कैमरे से बचना चाहती थी, तो अब वो उसे एक और सॉल्यूशन देता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं एक मिडल मैन बन जाता हूँ, तुम्हारा बिजनेस बढ़े, क्या तुम ये नहीं चाहती? तुम सिर्फ मुझे अपने डिजाइन दिखा दो, मैं अपलोड करूंगा और उसके बाद जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो तुम्हारे होंगे। अब आक की वजह से चॉम का काम काफी अच्छा चल रहा था और उसे कहीं न कहीं रियलाइज होने लगता है कि आखिर उसे भी तो अधिकार है एक बेटर जिंदगी जीने का। आक के सोशल मीडिया पर नए डिजाइन्स बहुत ट्रेंडी जा रहे थे। वो चीप ज्वेलरी थी जो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब फ्राउ भी ये वीडियो देखती है और उसे ये देखकर कुछ आइडिया आता है। अब अंकल साकड़ा और फ्राउ ने फैसला किया था। वो नाइट के पास जाते हैं और कहते हैं कि कंपनी आजकल अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो अपनी कंपनी के अंडर एक सब डिवीजन बनाना चाहते थे जिसमें डायमंड ज्वेलरी नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सस्ती ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म होगा। और इसके लिए वो आक के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे क्योंकि आजकल वो ट्रेंडिंग में जा रहा था। नाइट मीटिंग में तो चला जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि असली डिजाइनर मौजूद ही नहीं तो वो उस मीटिंग से उठ जाता है। लेकिन जब बाद में वो डिजाइन ऑनलाइन देखता है तो उसे एक फोटो पर शक होता है कि इस फोटो के बैकग्राउंड में शायद चॉम बैठी है, लेकिन फोटो ब्लर थी। अब ये देखते ही नाइट से बर्दाश्त नहीं होता। वो फौरन से भागता हुआ आग के पीछे जाता है उसके शूटिंग पॉइंट पर ही और उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि यही तुम्हारी डिजाइनर लड़की है, इसका नाम चॉम है ना। लेकिन ये फोटो देखते ही वो जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस दबा लेता है और कहता है नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर चेक करता है तो पुरानी न्यूज में उसे सारी हकीकत पता चल जाती है, जो भी नाइट की थी और साथ साथ चॉम की भी। लेकिन नाइट भी आग की बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। वो सोशल मीडिया पर बार बार सर्च करता रहता है और उसे एक डिजाइन ऐसा नजर आता है जो बिल्कुल उसके बनाए हुए ब्रेसलेट के जैसा था। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो अगले ही दिन शूटिंग पर बाहर उसका वेट कर रहा होता है और आग का पीछा करने का फैसला करता है। आग ने आज चॉम से मिलने के लिए जाना तो उससे ये सारी बातें क्लियर करनी थी। अब वो एक और स्टेज में पहुंच जाता है। नाइट भी उसके पीछे पीछे था। अब वो एक बोट लेकर आइलैंड पर पहुंचता है तो नाइट भी उसके पीछे वहां पहुंच चुका था। अब नाइट फाइनली चॉम के बहुत क्लोज आ गया था। क्या वो उसे ढूंढ पाएगा और चॉम उसे एक्सेप्ट करेगी, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो अब हमें दिखाते हैं कि मिस्टर आक चॉम की शॉप पर पहुंच जाता है। वो उसके लिए साथ में खाना भी लेकर आया था, उसका फेवरेट फूड। और वो आते ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम अन्ना नहीं बल्कि चॉम है। वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुमने जानबूझकर नाइट को छोड़ा है सिर्फ उसे बचाने के लिए। जो कुछ तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला वो सब कुछ झूठ था। क्या बताओ तुम अभी भी उससे प्यार करती हो?
आगे से चॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती है ये सब सच है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे तबाह होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा था। अब उसके बाद अपने अगले ऑर्डर्स की डिटेल डिस्कस करने के लिए वो दोनों घर चले जाते हैं शॉप को वाइंड अप करके। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि नाइट उसी आइलैंड पर जगह जगह चॉम की शॉप को तलाश कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछता है लेकिन वो उसे नहीं जानते थे। इतने में वो अपने ब्रेसलेट को दिखाकर पूछता है कि क्या इस तरह की कोई शॉप यहाँ पर है। तो उसे आगे एक आदमी का पता मिलता है। वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मुझे इस शॉप तक ले जाओ। लेकिन जब तक वो शॉप पर पहुंचा था शॉप क्लोज्ड थी और बाजू की शॉप वाली आंटी उसे कंफर्म कर देती है कि यही फोटो वाली लड़की है जो ये शॉप चलाती है। वो कहाँ रहती है ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन वो बता देती है कि यहाँ पर करीब ही एक बीच कम्युनिटी का एरिया है, वो वहीं पर ही रहती होगी। अब वो कम्युनिटी काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पर नाइट हर तरफ उसे पूछता है लेकिन किसी को उसका नहीं पता था। इतने में नाइट को एक ख्याल आता है। उसकी एक फेवरेट फूड थी, वो कंडेंस्ड मिल्क के बिना नहीं रह सकती थी। उसे ख्याल आता है कि मैं सुपर स्टोर पर जाकर उसका वेट करता हूँ या फिर उसका पूछता हूँ। लेकिन बैड लक कि स्टोर वाला लड़का आज पहले दिन जॉब पर आया था और उसने वहाँ पर चॉम को नहीं देखा था। अब नाइट उसी कम्युनिटी में हर तरफ घूमता फिरता रहता है चॉम की तलाश में, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उधर मिस्टर आक चॉम को कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी कंपनी को बड़ा करो। अब तुम डिजाइनिंग वर्क किया करो और दूसरों से काम कराया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। और वो बताता है कि किस तरह से पैराडाइज ज्वेलरी, जो कि नाइट की कंपनी है, उसने मुझे अप्रोच किया है। और अब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी ये अप्रूव कर दिया है कि वो लोग एक सब डिवीजन बनाएं। लेकिन चॉम जैसे ही ये बात सुनती है वो कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं, मैं नाइट की लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती। मिस्टर आक उसे समझाता है कि तुम्हारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, तुम कब तक एक छोटे से स्टोर पर काम करोगी, तुम एक बेटर लाइफ डिजर्व करती हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वेल, अब थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हो जाती है और वो दोनों इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर चॉम को पता चलता है कि उसकी फेवरेट फूड जो कि कंडेंस्ड मिल्क है वो खत्म हो चुकी है। अब वो स्टोर पर वही लेने के लिए जा रही होती है। वो जैसे ही वो प्रोडक्ट उठाकर मुड़ती है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि नाइट ही खड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझसे दूर हुई हो ताकि मेरी कंपनी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े तुम्हारे पास्ट बैकग्राउंड की वजह से। लेकिन चॉम एक दफा तो शॉक्ड थी, उसके बाद उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। नाइट भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकती, इसलिए सच तुम्हें मुझे बताना ही होगा। अब चॉम एक और झूठ उससे बोलती है और कहती है कि तुम एक्सीडेंट के बाद पता नहीं होश में आओगे कि नहीं, और अगर आए भी तो कहीं पैरालाइज्ड ना हो, मेरा क्या फ्यूचर होगा, इसीलिए मैंने बेटर फ्यूचर चूज किया, अंकल साकड़ा से पैसे लिए और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर ली है। नाइट उसकी ये बात सुनकर बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन वो चॉम को कहता है, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, बेशक हमारा रिश्ता थोड़े दिनों का था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, तुम इस तरह की लड़की नहीं। वो उसको किस करता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से वो मान जाए कि वो आज भी उससे प्यार करती है। चॉम जब जाने लगती है तो नाइट उसे रोकता है। अब मिस्टर आक की एंट्री होती है। वो आते ही एक पंच नाइट को लगाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके क्लोज आने की कोशिश मत करना। और यहीं से ही चॉम को भी आइडिया आ जाता है। वो कहती है, हाँ ऐसा ही है, तुम्हारे जाने के बाद मैं और आक रिलेशनशिप में हैं और मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। अब नाइट टूटे हुए दिल के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, जबकि चॉम और आक वहाँ से चले जाते हैं। चॉम बाद में बहुत रोती है और आक उसे चुप कराता है। उसे अंदाजा हो गया था कि उससे बहुत प्यार करती है। अब जब आक वापस आ जाता है तो अपने मैनेजर से यही शेयर करता है कि मैं चाहता हूँ कि वो नाइट की कंपनी में जाकर काम करे, ताकि उसे क्लियर हो जाए कि अगर वो नाइट को भुला सकती है तो भुला ले और मेरे पास आ जाए, और अगर नहीं भुला सकती तो वो दोनों एक हो जाए, मैं रास्ते से हट जाऊँ। पैराडाइज ज्वेलरी आजकल क्राइसिस में थी। नाइट के नए आइडियाज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे और इसकी वजह से उनके इन्वेस्टर्स भी भाग रहे होते हैं। मिस्टर साकड़ा आक से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने डिजाइनर को मनाओ और हमारे साथ काम स्टार्ट करो, हमें तुम लोगों की जरूरत है। आक यही बात जाकर फिर चॉम को करता है, और चॉम वो तो नाइट की लाइफ से निकली भी इसी वजह से थी कि वो उसकी कंपनी की और उसकी हेल्प करना चाहती थी। तो अब वो दोबारा उसकी लाइफ में आने को भी रेडी हो जाती है, क्योंकि उसकी कंपनी को डूबने से बचाना था और उसको एक नई लाइफ देनी थी। मिस्टर साकड़ा ने उसे 5 मिलियन दिए थे, जिसमें से 1 मिलियन वो खर्च कर चुकी थी। अब वो कांटेक्ट करती है आक से और 1 मिलियन उससे लोन मांगती है ताकि वो मिस्टर साकड़ा को लौटा सके। उधर नाइट को जैसे ही पता चलता है कि आक की डिजाइनर हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गई है तो वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसकी खुशी की क्या वजह है, ये तो उन्हें बाद में पता चलेगा कि वो डिजाइनर चॉम है। और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि फ्राउ की अंकल साकड़ा से थोड़ी सी लड़ाई भी होती है। वो कहती है कि मैं नाइट की लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, आप क्यों ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में दूसरी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करें।
अगर आपने उसकी लाइफ में किसी और लड़की को लाने की कोशिश की तो मैं सब बता दूंगी कि चॉम को आपने वहाँ से निकाला है। अब ये सुनते ही अंकल साकड़ा का एक और रूप सामने आता है। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। प्राव हैरान थी कि अंकल साकड़ा इतने वायोलेंट कैसे हो सकते हैं। वो बस उसे यही वार्निंग देते हैं कि मेरे और नाइट के बीच जो दुश्मनी लेकर आया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और नाइट की खुशी तो आज देखने वाली थी, और ये बात उसके घर के सारे नौकर भी फील करते हैं। उन्होंने बहुत अरसे बाद नाइट को दोबारा से दिल से मुस्कुराते हुए देखा था। अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था और अगले ही दिन उसकी चॉम के साथ मीटिंग थी। वो उसी की कंपनी में काम करने के लिए आ रही है, ये सोचकर वो बहुत खुश था। अब चॉम मिस्टर आग के साथ बैंकॉक वापस आ जाती है। वो उसे अपने ही घर में लेकर आता है और रहने के लिए एक कमरा देता है। उसका घर ट्रेडिशनल था लेकिन बहुत सुंदर था। वो बताता है कि ये घर मेरे मम्मी डैडी ने मिलकर सेट किया है और मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो बातों बातों में पूछता है तो चॉम कहती है कि मैं और नाइट इम्पॉसिबल है। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे जैसी लड़की जो पहले चोर रह चुकी है वो उस जैसे बेदाग और परफेक्ट इंसान के साथ कभी फिट नहीं आएगी। उधर अंकल साकड़ा भी हैरान थे ऑफिस में नाइट को देखकर। वो बहुत एक्साइटेड था, नए डिजाइनर का वेट कर रहा था। और उसके खुश होने की एक और वजह भी थी। एक्चुअली उसने एक खबरी को बॉर्डर विलेज में भेजा था और वहीं से ही उसे पता चला था कि चॉम ने एक्चुअली अंकल साकड़ा से इसलिए पैसे एक्सेप्ट किए थे क्योंकि उसकी फ्रेंड बुआ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उसके सारे एक्सपेंसेस चॉम ने ही बियर किए हैं। अब वो बहुत खुश होता है कि इसका मतलब है कि चॉम आज भी मुझसे प्यार करती है, बस झूठ बोल रही है। और फिर वो मोमेंट आ जाता है जब मीटिंग में सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर चॉम की एंट्री होती है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग शॉक्ड रह गए थे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद ही उसको पहले ही असाइन किया था, एक्सेप्ट किया था, तो कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। उन्हें उनके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन अंकल साकड़ा चॉम को साइड पर अपने कमरे में लेकर जाते हैं। वो उन्हें यही कहती है कि पहले भी मैं नाइट की हेल्प करने के लिए उसकी लाइफ से गई थी और अब उसकी हेल्प करने के लिए उसकी लाइफ में आई हूँ। उसकी कंपनी को संभालूंगी और उसके बाद निकल जाऊंगी। और जाते जाते वो 5 मिलियन का चेक अंकल साकड़ा को वापस भी करके जाती है। और उधर नाइट को दिखाते हैं। उसने कहा था कि ये लड़की यहाँ पर डिजाइनिंग करने के लिए 3 महीने के प्रोजेक्ट पर आएगी। आग का बहुत मन था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1 महीने का हो जाए, लेकिन वो कहता है कि मैं कोलैबोरेशन करने में और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में इतना टाइम तो लग जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय चॉम के साथ बिताना चाहता था। अब जब वो लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं तो नाइट भी उनको देखता है। वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। एक्चुअली चॉम ये सारा कुछ उसको दिखाने के लिए ही कर रही थी, लेकिन अंकल साकड़ा भी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आग इसका नया बॉयफ्रेंड है। उधर फ्राउ भी जल जल के बारबेक्यू बन चुकी थी। अंकल साकड़ा से कहती कि चॉम किस तरह से वापस आ गई। अब नाइट उसे पाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंकल साकड़ा आगे से उसे भी जलाते हैं। कहते हैं कि तुमसे भी तो कभी प्यार करता था, तुम तो उसे नहीं पा सकी, ना ही उसका दिल जीत सकी हो। एक्चुअली ये भी अंकल साकड़ा की चाल थी। वो फ्राउ को लड़वाना चाहते थे चॉम से, ताकि वो उसे रास्ते से साफ करे और अंकल साकड़ा का काम आसान हो जाए। उधर हमें पैकॉन को दिखाते हैं। उसे आजकल जुए की लत लगी हुई थी और ये काम कराने के पीछे भी अंकल साकड़ा का ही हाथ था। आज वो बहुत खुश घर आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी फ्राउ आई हुई है। वो उसके लिए एक रिंग भी खरीद कर लाया था। लेकिन अंदर जाता है तो फ्राउ उसे जली जली बातें सुनाने लगती है। ऐसी बातें करती है कि उसे बहुत गुस्सा आता है और साथ साथ स्टेप मॉम को भी। वो दोनों उस पर हाथ उठाते हैं, उसे मारते हैं, और यही तो वो चाहती थी। ये सब कुछ उसने वीडियो में कैप्चर कर लिया था। अब वो डोमेस्टिक वायलेंस का उन पर केस करेगी या फिर शर्त रखती है कि अभी के अभी मुझे डिवोर्स दे दो। अब पैकॉन के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। बहुत मेस क्रिएट हो गया था, तो इन दी एंड फाइनली उसे फ्राउ को डिवोर्स देनी पड़ती है। जबकि नेक्स्ट डे जब ऑफिस में चॉम काम पर आती है तो आग उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। सामने नाइट खड़ा हुआ था, तो उसे देखते ही वो आग को हक कर लेती है और ऐसे लवी डवी बनने लगती है कि जैसे वो दोनों रिलेशनशिप में हों। आग भी समझ जाता है उसका बेशक 1 साइडेड लव था, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाता है। अब वो एलिवेटर में चली जाती है। बड़ी खुश थी कि नाइट से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन नाइट भी उसी लिफ्ट में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम भी प्रोफेशनल स्कैमर हो और आग भी इतना बड़ा एक्टर, लेकिन फिर भी तुम लोगों की एक्टिंग रियल नहीं लगती। और वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे लिए अभी कोई फीलिंग्स नहीं रखती तो मेरे क्लोज आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही क्लोज आता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो नर्वस होने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद नाइट चॉम को अपने साथ अपने ऑफिस में काम कराने की जिद करने लगता है। चॉम एक दफा तो आ जाती है, लेकिन वो कहती है कि ये सब एप्रोप्रिएट नहीं, इससे कंपनी का इमेज खराब होगा। लेकिन एक्चुअली नाइट ने बहुत सारे दूसरे डिजाइनर भी अपने साथ मिलाए हुए थे। ये सारे लोग एक टीम की शक्ल में काम करेंगे। इस तरह से किसी को कोई इशू नहीं होने वाला।
और वाकई स्टेप मॉम ने ऑफिस में अपनी एक खबरी भी रखी हुई थी और वो यही इन्फॉर्मेशन स्टेप मॉम को देती है। वो कहती हैं कि इन पर नज़र रखना, कोई भी ऐसा मोमेंट आए कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए तो तुमने मुझे प्रूफ ला कर देने हैं। उधर भ्राव को दिखाते हैं, उसकी लाइफ में एक नई टेंशन आ गई थी। उसने डिवोर्स तो ले ली थी पैकॉन से, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और अब वो ये संबंध उसके साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी और कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे का डैडी पैकॉन हो। साथ ही साथ नाइट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसकी लाइफ में चौम आने लगी थी। तो ऐसे में उसे एक शैतानी चाल का आइडिया आता है। वो एक कस्टमर को देने वाली रिंग अपने पास रख लेती है और फिर एक बहाने से चौम को टॉयलेट में जाकर मिलती है और फिर वहीं पर ही वो रिंग उसको पता चलाए बगैर उसके बैग में डाल देती है। बाद में उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे कमरे से मेरा हैंड बैग ले आना। इस तरह से सीसीटीवी फुटेज में वो उसके ऑफिस में जाती हुई दिखाई दे जाती है। अब बाद में वो नाइट के पास आती है और कहती है कि एक डायमंड रिंग मिसिंग है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और सीसीटीवी में नज़र आया है। और सीसीटीवी में यही नज़र आया है कि मेरे ऑफिस में कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चौम गई थी। अब उसी टाइम पर अंकल साक्टा भी और भी बहुत से सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे परेशान होकर बातें कर रहे थे। चौम को थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलती है उसे कुछ भी पता चलता वहाँ पर फ्राव पहुँच जाती है और उसके बैग से वो रिंग निकाल लेती है और कहती है कि ये चोरी इसी ने की है, इसका पहले भी तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर जब एक दफा चोरी का झूठा इल्जाम लगता है, पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो जाती है और कहती है कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, मैंने चोरी नहीं की। यहाँ पर नाइट भी उसकी साइड लेता है और कहता है कि अगर इसने चोरी की होती तो इतनी प्रोफेशनल है कि अपने बैग में ऐसे लेकर घूमती, ये कब की यहाँ से निकल चुकी होती। और फिर यहाँ पर चौम और नाइट दोनों ये डिमांड करने लगते हैं कि अभी के अभी पुलिस को बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन करें और पता चले कि क्या इस रिंग पर चौम के फिंगरप्रिंट्स हैं कि नहीं। और वो ये भी ऑफर करती है कि मेरा और भ्राव हम दोनों का लाई डिटेक्टिव टेस्ट कराया जाए। अब ये सब सुनने के बाद भ्राव घबरा जाती है और अंकल साक्टा को भी समझ आ जाती है कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। अब वो इस इश्यू को हैंडल करते हैं और कहते हैं कि देखो जो चीज गुम हुई थी वो मिल चुकी है, इसलिए पुलिस को ना बुलाओ वरना मीडिया आ जाएगा और दोबारा से कोई इशू बन जाएगा। लेकिन बाहर जाकर अंकल साक्टा से वो सीनियर वाला इन्वेस्टर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि नाइट एक लड़की के लिए इतना दीवाना है, वो मैनेजमेंट कैसे करेगा। और इस सब के बाद चौम प्राव के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, जो लोग मेरे साथ अच्छे होते हैं मैं उनसे भी ज्यादा अच्छी हो जाती हूँ और जो मेरे साथ बुरा करते हैं मैं उनसे भी ज्यादा चीप हो जाती हूँ। और फिर वो वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग आए हुए हैं तो फौरन से ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे फ्राव उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है और खुद को घायल कर देती है और सारा का सारा इल्जाम डाल देती है फ्राव पर। ऐसी एक्टिंग करती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि फ्राव भी हैरान रह जाती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस कॉन गर्ल को हैंडल करना इतना आसान नहीं। फ्राव को इस सब चीजों ने इतना गुस्सा दिला दिया था कि वो अपने बाल नोचने वाली हो गई थी। उधर अंकल साक्टा ने भी फैसला कर लिया था कि वो चौम को नाइट की लाइफ से निकाल कर ही रहेंगे। वो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का वेट नहीं करने वाले थे। वो बुलाकर चौम को धमकी देते हैं कि तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। लेकिन चौम भी साफ इनकार कर देती है। अब यहाँ पर अंकल साक्टा अपना वही रूप सामने लेकर आते हैं जब वो बहुत ज्यादा स्केरी लग रहे थे। वो उसको धमका रहे होते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर नाइट भी मेरे खिलाफ जाने की कभी कोशिश करेगा तो मैं उसे भी कुचल के रख दूंगा। यहाँ पर वो एक दफा इतनी जोर से चिल्लाए थे कि फौरन से चौम डर के बाहर भाग जाती है और उसको इतना डरा हुआ बाहर निकला हुआ सामने अपने ऑफिस में बैठा हुआ नाइट भी देख लेता है। लेकिन चौम उसे कुछ भी नहीं बताती, वो बहुत पूछता है तो अब वो उसका पीछा करते हुए लिफ्ट में आ जाता है और फिर यहाँ पर एलिवेटर खराब हो जाती है। अब वहाँ पर एकदम अंधेरा हो गया था और बहुत कंजेस्टेड सा माहौल था। हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती थी चौम को ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते थे और आज भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर नाइट उसे संभालता है और उसे काम डाउन कराने की कोशिश करने लगता है। अब फाइनली उसकी तबीयत काफी बेटर हो गई थी, लेकिन नाइट उसके इतने क्लोज आ गया था कि वो रेजिस्ट नहीं करता और उसे किस कर लेता है। और एन उसी टाइम पर लिफ्ट का दरवाजा ओपन कर दिया जाता है और सारे लोग ये सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सिरी था। वो एक्चुअली स्टेप मॉम के लिए काम करती थी। वो फुटेज भी बना लेती है, लेकिन नाइट को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो चौम को कैरी करके अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि इसके लिए पानी लेकर आओ। उधर अंकल साक्टा का असिस्टेंट उसी लड़की के पीछे पीछे जाता है और सिरी का मोबाइल नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसने वो मोबाइल छुपा दिया था। अब उस मोबाइल के साथ ऑफ कोर्स वो वीडियो भी गायब हो जाती है। उधर अंकल साक्टा जाकर नाइट पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम कंपनी का इमेज बर्बाद कर रहे हो, ये आज तुमने क्या किया था।
लेकिन नाइट का कहना था कि एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं किसी से प्यार करूं या किसी को किस करूं, इससे मेरी कंपनी को क्यों फर्क पड़ता है। ये मेरी लाइफ है और मैं इसे अपने हिसाब से ही गुजारूंगा। अब अंकल साक्टा चुप करके चले जाते हैं। उनका असिस्टेंट बताता है कि सिरी लड़की स्टेप मॉम के लिए काम करती है। अंकल साक्टा कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारी गुड लुक्स किस दिन काम आएंगी, तुम इस लड़की को अपनी साइड पर कर लो ताकि वो इसके बाद हमारे इशारों पर चले। तो वो असिस्टेंट सिरी के पास जाता है और उसे पटाने की और उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश करने लगता है। उधर हमें पैकॉन को दिखाते हैं। वो आजकल जुए की लत में पड़ा हुआ होता है। पहले तो जीतता रहता है, लेकिन जब हारने लगता है तो उसे लोन भी लेना पड़ता है। जबकि उधर नाइट ने दोबारा से चॉम का दिल जीत लिया था। जिस तरह से वो सबके सामने उसे एक्सेप्ट करता था और उसके पास्ट को भुलाकर उसे इतनी रिस्पेक्ट देता था और दुनिया से लड़कर उसे प्यार करने को तैयार था, ये बात चॉम का दिल जीत लेती है। लेकिन चॉम उसे कहती है कि प्लीज मजबूरी को समझो, अभी हालात हमारी साइड पर नहीं है, जब आएंगे तो मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। वाला वो छुट्टी करके नीचे चली जाती है। वहाँ पर मिस्टर आक ने उसे लेने के लिए आना था, लेकिन वो उसी टाइम पर ऊपर गया हुआ था। यहाँ पर वो अंकल साक्टा के असिस्टेंट को बातें करते हुए सुन लेती है कि किस तरह से पैकॉन को लोन्स में फंसाना है और उसके बाद उसके शेयर्स खरीदने हैं। और उसके साथ साथ उस असिस्टेंट की बातों से ऐसा भी लग रहा था कि जैसे इसके बाद वो नाइट को भी ठिकाने लगा देंगे। अब इसके बाद चॉम मिस्टर आक के पास आती है। मिस्टर आक उससे कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, ऑफिस में लोग गॉसिप्स कर रहे थे कि तुम्हें नाइट ने किस की है, क्या तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो। यहाँ पर चॉम झूठ नहीं बोलती और उसे सच बता देती है। आक का कहना था कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर आज नाइट को बहुत गुस्सा आया हुआ था। अंकल साक्टा के सामने जाकर कह देता है कि मुझे पता चल गया है कि आपने ही मजबूर किया था चॉम को कि वो मेरी लाइफ छोड़कर चली जाए ताकि हमारी कंपनी का इमेज खराब ना हो और मैं चेयरमैन बन जाऊं। वहाँ फ्राउ भी खड़ी थी। वो अंकल साक्टा की साइड लेती है और चॉम को ही बुरा कहने लगती है, पर नाइट को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उधर हमें चॉम को दिखाते हैं। वो अपनी हर बात आग से शेयर करती थी, बिल्कुल एक अच्छे फ्रेंड की तरह। वो उससे कहती है कि मुझे अब पता चला है कि नाइट के अंकल साक्टा वो भी उसके हक में अच्छे नहीं है। चाहे मुझे खुद ही नुकसान क्यों ना पहुंच जाए, मुझे नाइट की हेल्प करनी होगी क्योंकि उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। वो मेरी खातिर जान भी देने को तैयार था। चॉम तो एक प्रोफेशनल कॉन गर्ल थी। वो अपने स्टाइल में काम करने लगती है। वो अंकल साक्टा का सारा बैकग्राउंड निकालती है, उनके बारे में हर डिटेल जानने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन है तो सबसे पहले हमें उसका वीक पॉइंट तलाश करना होता है। यही तो हमेशा स्कैमिंग की दुनिया में उसका रूल रहा था। उधर असिस्टेंट अंकल साक्टा के साथ अगली प्लानिंग पर बातें कर रहा था। यहाँ बातों ही बातों में अंकल साक्टा को कह बैठता है कि आप नाइट का इतना ख्याल क्यों करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो आपका सगा बेटा हो। अंकल नाइट को गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफा नाइट के मम्मी डैडी की काफी लड़ाई हो रही थी। वहाँ पर अंकल साक्टा भी पहुँच जाते हैं और नाइट के डैड बहुत गुस्सा करते हैं। वो नाइट की मम्मी को बुरा भला कह रहे थे कि तुम बहुत गिरी हुई लेडी हो, और इसके साथ साथ वो अंकल साक्टा को भी कहते हैं कि तुम दोनों बहुत बुरे इंसान हो और मैं तुम लोगों से जान छुड़ाना चाहता हूँ। वो यहाँ तक मम्मी को कह देते हैं कि अगर तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती तो मर जाओ। और उनकी इसी बात के जवाब में नेक्स्ट ही डे उसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। आग के घर पर आज एक वैन आई हुई थी जो कि एक्चुअली नाइट ने भेजी थी चॉम को पिक करने के लिए। आग तो मना कर देता है, लेकिन चॉम मान जाती है और कहती है कि मैं इसी वैन में जाऊंगी। आग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे लगता था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने प्यार के लिए आखिरी हद तक लड़ेगा। और वो जो गाड़ी आई हुई थी वो चॉम को ऑफिस ले जाने की वजह नाइट के घर पर लेकर आ जाती है, क्योंकि यही तो नाइट का ऑर्डर था। चॉम चुपचाप अंदर जाती है। चॉम चुपचाप अंदर चली जाती है। नाइट का कहना था कि ये बातें ऑफिस में नहीं हो सकती। उसे बताता है कि मुझे अपने खबरी के थ्रू सब पता चल गया है कि तुमने बुआ का ट्रीटमेंट कराने के लिए अंकल साक्टा से पैसे लिए थे और तुम एक झूठी नहीं हो, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। और इसके साथ साथ वो इतना प्रोफेशनली झूठ बोलता है, कहता है कि आँख ने भी मेरे सामने ये एडमिट कर लिया है कि तुम दोनों मेरे सामने कपल होने का नाटक करते हो। अब ये सुनकर चॉम एकदम हैरान हो जाती है कि वो ये कैसे कर सकता है। और इसी तरह से ही उसका सारा झूठ पकड़ा जाता है कि वो दोनों कपल नहीं है। और यही बरी नाइट चॉम को याद दिलाता है कि जो एक रात उन्होंने जंगल में बिताई थी, वहाँ पर एक दफ़ा चॉम ने कहा था कि अगर मुझे कोई और जॉब ना मिली तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगी और क्या तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी या असिस्टेंट रख लोगे। तो नाइट कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, बस वही बात याद रखो, मैं तुम्हें आज अपनी असिस्टेंट बनने की ऑफर करता हूँ। इतने में चॉम को आँख की कॉल आती है। वो एक्चुअली उसी के घर के बाहर खड़ा हुआ था क्योंकि उसने वैन का पीछा किया था।
वो चॉम से पूछता है, लेकिन चॉम बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी। सिर्फ इतना कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं बल्कि काम के सिलसिले में कहीं बाहर आई हुई हूँ। चॉम ने आग को कुछ भी नहीं बताया था कि वो नाइट के घर पर है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वन साइडेड लव हमेशा इंसान को दुखी देता है। उधर अंकल साक्टा को भी शक हो गया था। आज ना तो नाइट ऑफिस में आया था और ना ही चॉम। वो घर पर कॉल करते हैं तो हाउसकीपिंग उनकी बात आगे चॉम से करा देती है। अंकल साकड़ा चॉम को धमकाते उससे पहले ही चॉम उनको कहने लगती है कि कोई ऐसा इंसान मुझे धमकी दे जिसका खुद का पास्ट बिल्कुल क्लियर हो। आप अपने बारे में सोचो, आपके भी बहुत से वीक पॉइंट और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं सामने ले आऊंगी। और इसके बाद अंकल साकड़ा को बड़ा गुस्सा आता है और असिस्टेंट को भी याद आता है कि शायद कल चॉम ने मेरी कुछ बातें सुन ली थी। अंकल साकड़ा कहते हैं कि अगर उसने कुछ सुना था तो फिर उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। उधर नाइट चॉम को अपने घर पर अपनी सारी फोटोज भी दिखाता है जिसमें उसकी पूरी फैमिली फोटोज थी। यहाँ पर बातों बातों में चॉम उससे पूछती है कि अंकल साकड़ा तुम्हारे अंकल लगते हैं लेकिन उनका सरनेम डिफरेंट है। तो वो बताता है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है बल्कि ये मेरे ग्रैंडफादर के साथ इनके फादर इकट्ठे काम कराया करते थे और तब से ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। और वो उसको एक बहुत पुरानी फोटो दिखाता है। एक्चुअली नाइट की मम्मी और अंकल साकड़ा दोनों एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे और अंकल साकड़ा ने ही नाइट की मम्मी और डैडी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ पर बातें करते करते एक दफा चॉम का ब्रेसलेट नाइट की रिस्ट वॉच के अंदर फंस जाता है और वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया था जैसे उनके हैंडकफ्स थे। और इसे देखते ही नाइट को एक आइडिया आ जाता है अपने अगले डिजाइन के लिए। वो कपल्स के लिए हैंडकफ टाइप के कुछ ज्वेलरी आइटम्स बना रहे थे और चॉम मशवरा देती है कि इसे सर्कल की बजाय हार्ट शेप में बनाया जाए। उधर हमें पोखाई को दिखाते हैं। वो दोबारा से बार में जुआ खेलने जा रहा होता है कि इतने में कोई आता है और एक तरह से जाल बिछाकर उसे किडनैप कर लेता है। एक्चुअली ये वही लोन शार्क था। अब वो उसे अपने पैसे वापस मांगे जा रहा था। वो अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं बताना चाहता था तो डर जाता है और अपने हिस्से के कुछ शेयर्स उनको ट्रांसफर कर देता है। एक्चुअली अंकल साकड़ा ये इसलिए करा रहे थे ताकि वो पेकॉन से ज्यादा शेयर निकलवा सके। उधर काम खत्म होने के बाद नाइट चॉम को घर तक छोड़ने के लिए आता है और वो उसे ये भी कहता है कि ज्यादा दिन मैं तुम्हें आग के घर में ठहरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से मूव आउट करा के ही रहूंगा। अब घर आकर चॉम आग को दिखाती है कि कुछ तो गड़बड़ है अंकल साकड़ा और नाइट की मम्मी के बीच। उसने चोरी चोरी उनकी फोटो अपने मोबाइल में भी सेव कर ली थी। अब वो यही सोचने लगती है कि अंकल साकड़ा का क्या राज है जो मुझे पता चलाना ही होगा। अब चॉम को छोड़ने के बाद नाइट अपने घर वापस लौटता है तो वहाँ पर एक सरप्राइज रेडी था। एक्चुअली फ्रा उससे मिलने के लिए आई थी। कहती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे साइंस चाहिए थे और आज तुम ऑफिस नहीं आए थे। काम के बाद उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है और उससे कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम आजकल चॉम के साथ बहुत खुश हो, तुम प्यार में पड़ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और कहती है कि एक ड्रिंक तुम्हारे प्यार के नाम। एक्चुअली उसने ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिलाई हुई थी जिससे वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगी और उसके बाद उसके लिए नाइट को सीड्यूस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब वो ड्रिंक पीने के बाद बेचारे नाइट की हालत काफी खराब हो जाती है। उसे बार बार चॉम की यादें आई जा रही थी। उन दोनों ने जितने भी स्वीट मोमेंट्स एक साथ गुजारे थे उसे बार बार वही याद आने लगते हैं। इतने में चॉम भी उसके पीछे पहुंच जाती है और वो इतनी गिरी हुई हरकत करती है कि खुद को उसके सामने प्रेजेंट कर देती है कि मैं भी तुम्हें खुश कर सकती हूँ चॉम की तरह। लेकिन नाइट लस्ट की बजाय लव को प्रेफर करता है। वो उसी टाइम पर बाहर आ जाता है, फ्राओ को डांटता है और उससे कहता है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, आइंदा मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। अब फ्राओ को अपनी बड़ी इंसल्ट फील होती है। वो कपड़े चेंज करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन वो इतने में सुन लेती है कि नाइट ने अपनी हाउसकीपिंग से एक कॉफी मांगी है। उसके पास एक और मेडिसिन भी थी, उसमें स्लीपिंग पिल्स थी। वो फौरन से उस कॉफी में एंटर कर देती है और हाउसकीपिंग को पता भी नहीं चलता। अब वो घर के बाहर जाकर काफी देर वेट करती रहती है। इतने में नाइट ने वो कॉफी पी ली थी और उसे बहुत नींद आ गई थी। वो तो सो चुका था और फ्राओ हाउसकीपिंग को कॉल करके अंदर आ जाती है और कहती है कि मेरे घर में पावर का इश्यू चल रहा है, इसलिए आज रात में यहीं पर ही बिता लूंगी गेस्ट रूम में। और फिर सीन बदलता है जब सुबह होती है तो नाइट की बुरी हालत थी और उसके साथ फ्राओ थी। वो हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। अब वो तो चली जाती है और उसके बाद नाइट हैरान परेशान बैठा हुआ होता है। लेकिन थोड़ी सी कॉफी बच गई थी जिस पर उसे शक हो जाता है और वो उसी कॉफी को टेस्टिंग के लिए भेज देता है। उधर चॉम देखती है कि सुबह ही सुबह आग के घर पर एक वैन भी आई है और साथ ही साथ नाइट भी अपनी स्पोर्ट्स कार में। वो उससे कहता है कि आज तुम अपना फर्स्ट डिजाइन प्रेजेंट करने जा रही हो, इसलिए तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सट्रीमली सुंदर दिखना है। अब जब स्टाइलिस्ट चॉम को तैयार कर रहे होते हैं
तब मिस्टर आक आकर नाइट के पास बैठता है और कहता है कि तुम्हें इतना बता दूं कि अंकल साकरा की बहुत दुश्मनी चल रही है चार्म के साथ। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहता हूँ कि चार्म को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो बता दो, नहीं कर सकते तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उनके बीच यही बातें चल रही होती हैं कि यहाँ पर चार्म रेडी होकर सामने आ जाती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि दोनों लड़के एकदम खड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे। मिस्टर आक बेचारा तो बस देखता ही रह जाता है, जबकि नाइट चार्म को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे सब बताता है कि कल रात को क्या हुआ था। फ्राउ उसके घर आई थी और उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश की है। वो उसे कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें सच बता दिया है और मैं शपथ भी ले सकता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने किसी दूसरी लड़की को छुआ भी नहीं है। वो उससे कहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फ्राउ की बातों में मत आना। चार्म को ये सब सुनकर काफी खुशी हुई थी और वैसे भी फ्राउ उसे बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही थी। नाइट का इस तरह से सच बोलना चार्म को बहुत पसंद आया था कि वो उसकी इतनी फिक्र करता है। वो उससे कहती है कि ठीक है हम दोनों इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन हम अपना रिलेशनशिप अनऑफिशियल रखेंगे, कभी भी पब्लिक नहीं करेंगे। उधर ऑफिस में दिखाते हैं कि अंकल साकरा ने नोटिस किया था कि अक्सर फ्राउ वॉमिट करती रहती थी मॉर्निंग में, तो उन्हें शक हो जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो फौरन से चुप कर जाती है। अब फ्राउ बाहर निकलती है। चार्म को आते देखकर उसे बहुत सारी बातें लगाना चाहती थी कल रात के बारे में, लेकिन चार्म हंसने लगती है और कहती है कि ये सब करके सिर्फ तुम खुद को शर्मिंदा करोगी और मेरे होते हुए नाइट किसी और लड़की की तरफ नजरें उठा कर भी नहीं देख सकता। अब उसके बाद एक मीटिंग रेडी होती है जिसमें चार्म ने अपना पहला डिजाइन प्रेजेंट करना था। उस मीटिंग में जाते हुए हमारी स्कैमर गर्ल की तेज नजरें एक चीज नोटिस कर लेती हैं कि पेकॉन के मोबाइल का पासवर्ड क्या है। उसके बाद वो अपना आइडिया प्रेजेंट करती है। कुछ लोग उसे काफी टफ टाइम देते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी और वो इतने अच्छे से जवाब देती है और उसने अपने होने वाले इन्वेस्टर को भी अच्छे से स्टडी किया हुआ था। सो इन द एंड फाइनली बोर्ड के मेंबर्स उसके इस डिजाइन को अप्रूव कर देते हैं। अब इसके बाद चार्म एक और चाल चलती है। पेकॉन के पास से गुजरते हुए वो उसका फोन चोरी कर लेती है इतनी सफाई से कि उसे कुछ पता भी नहीं चलता। उसे उसका पासवर्ड भी पता था और वो उसकी कॉल हिस्ट्री चेक कर रही होती है कि किस लोन शार्क से बात कर रहा था और यहीं पर ही उसके पीछे कोई आकर खड़ा हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो नाइट था। वो उससे पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने पेकॉन का फोन क्यों चोरी किया है। इतने में पीछे पीछे पेकॉन भी आने लगता है और चार्म उसके पास जाती है और बहुत ही सफाई से उसका मोबाइल फोन उसकी पॉकेट में रख देती है, उसे पता भी नहीं चलता। अब उसके बाद वो नाइट को जाकर बताती है कि एक्चुअली इसने अपने 5% शेयर्स किसी को सेल किए हैं और जिसको सेल किए हैं उसका नंबर अब मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। क्या वजह है मुझे जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। नाइट भी अपनी कंपनी के अपडेटेड शेयर्स को जब चेक करता है तो पता चलता है कि वाकई पेकॉन के 5% शेयर्स यहाँ से मिसिंग हैं। उधर चार्म की आंख हेल्प करता है और उसे पता चलता है कि ये ईस्ट जर्मन बॉस जिससे उसने लोन लिया हुआ है वो एक्चुअली एक गैंगस्टर है और ये सारा काम वो अंकल साकटा के करने पर कर रहा है। आंख उससे कहता है कि ये गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, इनसे तुम प्लीज बच कर रहना। उधर नाइट आज बहुत जोश में गुस्से से भरा हुआ डॉक्यूमेंट्स के साथ पेकॉन के घर पर पहुंचता है और बताता है कि इसने 5% शेयर अपने सेल कर दिए हैं। अब मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, वो पेकॉन को थप्पड़ दे मारती हैं। पेकॉन इमोशनल होता है और कहता है फ्राउ से मैं प्यार करता हूँ। वो एक्चुअली उसके जाने के बाद इतना देवदास बन गया था कि उसने खुद को गैम्बलिंग में लगा लिया था। वो कहता है कि आज ही आप फ्राउ को मेरे पास वापस ले आए, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा और बहुत हार्ड वर्किंग बेटा बन जाऊंगा। लेकिन स्टेप मॉम बहुत हर्ट हो जाती है, वो ऊपर जाकर रो रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई कि मेरा बेटा नाइट जैसा नहीं है। नाइट ने पहले तो फ्राउ को कह दिया था कि आइंदा मेरे घर में ना आना, लेकिन अब वो खुद आज उसे अपने घर में बुलाता है और उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली उसे पता चल गया था कि ये प्रेग्नेंट है। वो फिर से आकर उसे सिड्यूस करने लगती है, लेकिन आगे से नाइट कहता है कि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए बेहतर है कि तुम पेकॉन के पास वापस चली जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और जहाँ तक तुम सोच रही हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह बनेगी तो ये इम्पॉसिबल है। चार्म के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर फ्राउ को चार्म पर बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे गालियां देने लगती है। तो आगे से नाइट को बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है कि फ्राउ बेशक एक चोर होगी लेकिन वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को चीट नहीं करती, तुम्हारी तरह की गिरी हुई लड़की नहीं है। अब फ्राउ गुस्से में अंकल साकटा के पास आती है कि आपने ये सारा कुछ नाइट को बताया होगा, लेकिन अंकल साकटा कहते जैसे मुझे पता चल गया वैसे चार्म को भी पता चल गया होगा और उसी ने बताया होगा।
उधर स्टेप मॉम ईस्ट जर्मन बॉस के पास जाती है। वो गैंगस्टर फौरन से कॉल करके अंकल साकटा को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर उनकी बातें चोरी चोरी फ्राउ सुन लेती है और आकर उनसे बार्गेन करना चाहती थी कि आपका बहुत बड़ा राज मैं जान चुकी हूँ कि आप पैराडाइज ज्वेलरी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उनसे कहने लगती है कि अगर मैंने नाइट को बता दिया तो आप दोनों का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंकल साकटा उसे ऑफर करते हैं कि ठीक है, फिर तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। अभी तो तुम सिर्फ वहाँ पर जॉब करती हो, अगर मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो तुम्हें 10% शेयर्स भी दूंगा। अब ये ऑफर फ्राउ को काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहला टास्क ये था कि चॉम को साइड पर करना था और उसके लिए उसे जेल में भेजना जरूरी था। तो अब फ्राउ मिलने के लिए जाती है पैनी के पास, जो कि चॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है और कहती है कि कोई चीज़ मैं तुम्हें दूंगी वो तुम किसी तरह से चॉम के बैग में पहुंचा देनी है, और उसके बाद मैं उसे जेल में पहुंचा दूंगी। लेकिन पैनी कौन सा एक आम इंसान था, वो खुद स्कैमर था। उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो फौरन से जाता है चॉम से मिलने के लिए और उसे वही रिकॉर्डिंग सुनवा देता है। चॉम हैरान थी, उससे कहती है कि तुमने मेरी साइड लेने का फैसला क्यों किया है। तो पैनी कहता है कि पहले ही मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाकर एक चोर और एक स्कैमर गर्ल बना दिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं सकता क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बेटी को दिखाता है जो कि इनक्यूबेटर में थी। वो बहुत बीमार थी और उसे हार्ट सर्जरीज की बार बार ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर चॉम कहती है कि जितनी मेरी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, क्योंकि बचपन में जब मेरे पास और कोई भी नहीं था तब सिर्फ तुम होते थे। और वो उसे यही सबक देती है कि तुम भी एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटीज तुम्हें गॉड देगा, बस तुमने ग्रैब करनी है। मिस्टर आर्क भी साथ में था। वो बाहर आकर कहता है कि तुम जितनी बाहर से सुंदर दिखती हो चॉम, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा सुंदर है और मुझे गर्व है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर चॉम काफी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि वन साइडेड लव था और वो आग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी। उधर फ्राउ आज नाइट के पास जाती है और उसे अपना रिजाइन देकर कहती है कि देखना एक दिन तुम पछताओगे क्योंकि मैं बहुत पावरफुल होकर अब यहाँ पर दोबारा आऊंगी। और चॉम भी ऑफिस में आती है और फ्राउ को साइड पर लेकर जाती है। उसे वही ऑडियो सुनवाती है कि तुम मुझे जेल में भिजवाना चाहती थी, पैनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर फ्राउ की दोबारा से प्लानिंग नाकाम हो गई थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चॉम को मारने लगती है और उन दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। नाइट उस टाइम पर मीटिंग में था तो यहाँ पर एक लड़की आकर इन्फॉर्म करती है और वहाँ पर शेयर होल्डर्स पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वो उनकी कैट फाइट जाकर किसी तरह से संभालता है, लेकिन इन्वेस्टर कह जाते हैं कि जहाँ पर चॉम जैसी स्कैमर और चोरनी लड़की होगी वहाँ जगह जगह लड़ाई ही होती रहेगी। अब जब बाद में नाइट को पता चलता है कि क्या किया है फ्राउ ने तो वो बहुत गुस्से में आता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही चॉम उसे काम डाउन करती है कि और तमाशा ना बनाओ ऑफिस में। जबकि अंकल साकड़ा को लग रहा था कि ये फ्राउ किसी काम की नहीं रही, इससे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा, लेकिन उसके सामने वो कुछ भी नहीं बोलते और उससे कहते हैं कि चॉम के लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम सीढ़ियों के पास उसे लेकर आओ और उसके बाद सारा काम मेरा असिस्टेंट संभाल लेगा। अब फ्राउ चॉम के पास जाती और उसे कहती है कि मुझे पता है कि अंकल साकड़ा इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, तुम नाइट की हेल्प करना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। उधर अंकल साकड़ा ने भी प्लान किया हुआ था कि इन दोनों गर्ल्स से एक ही दफ़ा में जान छुड़ा लेनी है, यानी कि सिर्फ चॉम ही नहीं वो फ्राउ को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। अब फ्राउ चॉम को अंकल साकड़ा का राज बताने के लालच में उसको फायर एग्जिट वाली स्टेयर्स के पॉइंट पर बुलाती है। अब वो खुद वहाँ पर जाकर उसका वेट कर रही होती है कि यहाँ पर वो देखती है तो रुथ के अंदाज बहुत बदले हुए थे। रुथ वही असिस्टेंट था जो अंकल साकड़ा के लिए काम करता है। जबकि उधर चॉम जब आ रही होती है तो अंकल साकड़ा एक बहाने से उसे रोक लेते हैं और अपने साथ बातों में लगाई रखते हैं। वो चाहते नहीं थे कि इस टाइम पर फ्राउ के पास चॉम पहुँच सके। एक्चुअली यही तो उनकी चाल थी। उन्होंने रुथ को ये टास्क दिया था कि वहाँ जाकर फ्राउ को मार डालो। फ्राउ को देर नहीं लगती ये समझने में कि एक्चुअली चॉम को जेल भेजने में वो उसे मर्डर करेंगे और उसका इल्ज़ाम वो लोग चॉम पर डाल देंगे। इतने में वो एक दफ़ा रुथ को डॉज करती है और अपने फ़ोन से वहाँ की वीडियो भी बनाने लगती है। लेकिन रुथ को ये सब पता चल गया था। जब वो उसे पकड़ लेता है तो उसे मारने से पहले उसके फ़ोन से वो वीडियो भी डिलीट कर देता है। उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से मार डालता है। अब जब चॉम वहाँ पर पहुँचती है तो यहीं पर ही फ्राउ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो सारी ब्लड में भरी हुई थी। और एंड टाइम पर सीरी भी वहाँ पर ऊपर आ जाती है और उसका यही टास्क था कि वो हर तरह से चॉम को मर्डरर साबित कर सके। वो उसके हाथ खून में रंग देती है और अंकल साकड़ा भी ऊपर से पहुँच जाते हैं।
उन्होंने वहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया था। अब पुलिस भी पहुँचती है और नाइट भी। हर कोई ये देखकर सरप्राइज था। जब पुलिस पूछताछ करती है तो सिरी भी यही स्टेटमेंट देती है कि चॉम ने ही इसे मारा होगा। चॉम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कहती है कि मैं तो उस टाइम पर अंकल साकडा के पास थी, उनसे बातें कर रही थी। लेकिन अंकल साकडा एकदम स्ट्रेंजर बन जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं याद तुम किस बारे में कह रही हो, कब की बात कर रही हो। चॉम कौन सा कोई डम गर्ल थी, उसे फौरन से समझ आ जाती है कि अंकल साकडा ने मुझे कहा था ना मैं 3 दिन में तुम्हें जेल में भेजूंगा। एक्चुअली उन्होंने ही ये सारा कुछ फ्रेम किया है। अब वो बेचारी बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके पास खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं बचा था। लेकिन यहाँ पर नाइट उसके पास आता है। उसे कहता है कि बेशक जो कुछ दिख रहा है मैं समझ सकता हूँ कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब चॉम बहुत परेशान थी। ऐसी सिचुएशन में वो पैनी को कॉल करती है। वो बहुत स्मार्ट था और इस तरह की क्राइम की सिचुएशन को समझने में वो बहुत मास्टर था। पैनी चॉम को यही मशवरा देता है कि तुम अच्छे से याद करो, कुछ तो एबनॉर्मल होगा जो तुमने वहाँ पर पहुँचते ही फील किया होगा। अब चॉम एक दफ़ा याद करने लगती है तो उसे ख्याल आता है कि मरते हुए फ्राउ ने अपना फ़ोन अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ा हुआ था। यूँ लगता था कि जैसे वो उसमें कुछ बचाना चाहती है। तो पैनी कहता है कि यकीनन फिर तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी उसी फ़ोन में होगा। उधर फैकॉन बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। बेशक फ्राउ उसके साथ सिंसियर नहीं थी, उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो तो उससे हमेशा से सच्चा प्यार करता था। और जब वो चॉम को वहाँ से बाहर आते देखता है तो फ्राउ के मर्डरर को देखकर वो उस पर हमला कर देता है। वो इतने गुस्से में था कि अभी से चॉम को जान से मार देना चाहता था। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिरी ये सारा कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि रुथ उसे ब्लैकमेल कर रहा था उसकी एक वीडियो दिखाकर। लेकिन सिरी ये सारा कुछ करते हुए बहुत गिल्टी फील कर रही होती है और वो बहुत डरी हुई भी थी। और वैसे भी उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि रुथ ब्लैकमेलर होने के साथ साथ एक मर्डरर भी होगा। अब जब नाइट पुलिस स्टेशन जा रहा था तो जाते हुए वो वहाँ पर सिरी और रुथ को इकट्ठे देख लेता है और उसे काफी शक होता है उनके इकट्ठे होने से। चॉम एक दफा नाइट को हक करती है और उसे कान में बता देती है कि फ्राउ के फोन में कुछ ऐसा है जिससे मैं इनोसेंट प्रूफ हो सकती हूँ। अब नाइट समझ जाता है कि उसे फ्राउ का फोन हासिल करना होगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है और जाते जाते चॉम को बताता है कि ये पुलिस वाले शायद साथ मिले हुए हैं, इसीलिए ये मुझे फोन तक एक्सेस नहीं दे रहे। उधर पैकॉन बेचारे को जब पता चलता है कि फ्राउ उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी तो उसका गुस्सा और भी डबल हो जाता है। अब उसके लव के साथ साथ उसके बच्चे का भी किसी ने मर्डर किया था। अब नाइट अपने घर में जाता है तो उसे अचानक से याद आता है कि फ्राउ ने उसे अपनी ड्राइव का सारा एड्रेस और पासवर्ड बताया हुआ था। ये सारी डिटेल्स उन्होंने तब शेयर की थी जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और अक्सर बिजनेस के सिलसिले में उन्हें एक दूसरे की फाइल्स चाहिए होती थी। अब नाइट डरते डरते उसकी ड्राइव का पासवर्ड एंटर करता है और वहाँ पर उसे बैकअप में वो फाइल मिल जाती है, वही वीडियो जिससे साफ पता चल रहा था कि रुथ ने ही उसका मर्डर किया है और वो भी बहुत रूथलेसली। इतने में ऊपर से अंकल साकडा आ जाते हैं चॉम के बारे में नाइट से अफसोस करने के लिए। लेकिन नाइट तो एकदम बुत बने खड़ा था। उसे अंकल साकडा से डर लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी अनजान को देख रहा है। एक्चुअली वो अंकल साकडा का ये रूप कभी भी नहीं जानता था कि वो एक मर्डर भी करा सकते हैं। वो बहुत शॉक्ड था कि वो सारी जिंदगी इस अंकल पर विश्वास करता था और उनके इशारों पर हर काम करता रहा था। उधर हमें मिस्टर आर्क को दिखाते उसने सबसे बड़ा कारनामा कर लिया था। उसकी पहुंच बहुत आगे तक थी। उसने एक बड़ा लॉयर हायर किया था और अब वो चॉम की बेल करा लेता है क्योंकि चॉम के इस मर्डर में इन्वॉल्व होने के कोई क्लियर एविडेंस नहीं थे। अब चॉम जैसे ही घर पहुंचती है नाइट भी आगे आया हुआ होता है और उसे वो वही वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम नहीं बल्कि अंकल साकडा ने ये सब कराया है रूथ के जरिए। चॉम कहती है कि अंकल साकडा बहुत खतरनाक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी जानती हूँ कि वो शेयर्स खरीद रहे हैं और इस कंपनी को अपने हाथ में करना चाहते हैं। वो तुम्हारे भी दुश्मन हैं। अब वो लोग एक प्लानिंग करते हैं और उसमें पैनी को भी यूज़ करते हैं। पैनी एक दफ़ा मॉल में जाते हुए सीढ़ी से टकराता है और उसके फ़ोन में एक रिकॉर्डर लगा देता है जिसके थ्रू वो उसकी लोकेशन और उसकी बातें सुन सकते हैं। अब वो लोग उसी को ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। इतने में चॉम नाइट से कहती है कि मैं फैकॉन के पास जाना चाहती हूँ और उसे बताना चाहती हूँ कि मैं मर्डरर नहीं हूँ। वो मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। उधर फैकॉन ने भी विंडो में से देख लिया था कि चॉम घर पर आई है। वो फौरन से गन निकाल लेता है। वो तो बस सीधा चॉम को मार डालना चाहता था। वो तो उस पर एक गन फायर भी कर देता है। यहाँ पर नाइट और स्टेप मॉम बहुत मुश्किल से उसे संभालते हैं और नाइट उसे वो वीडियो दिखाता है जिससे पता चलता है कि चॉम इनोसेंट है और असल मर्डर रुथ ने किया है।
एक्चुअली स्टेप मॉम और नाइट उनके बीच हमेशा से दिलों में बहुत फासले रहे थे। वो कभी भी अपनी कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते ही नहीं थे। यहाँ पर मौका पाते चॉम आंटी से बात करती है और आंटी भी खुलकर नाइट से बातें करने लगती हैं। ये पहली दफ़ा थी कि वो आमने सामने एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं और बहुत सारी बातें उनकी क्लियर हो जाती हैं। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं जो अंकल साकटा ने क्रिएट की हुई थी। और इसी बीच पेनी को एक क्लू मिल जाता है रिकॉर्डर के थ्रू, जहां पर रुथ कह रहा था कि अंकल साकटा बहुत से शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीद रहे हैं और अब जल्द ही वो चेयरपर्सन खुद भी बन सकते हैं। चॉम को भी यही रिकॉर्डिंग वाली फाइल मिल जाती है जो वो आंटी को और साथ साथ नाइट को भी सुनवा देती है। अब अंकल साकटा का रियल फेस सबके सामने आ गया था, तो यहाँ पर स्टेप मॉम और नाइट फैसला करते हैं कि वो दोनों हाथ मिला लेंगे, क्योंकि उन दोनों को अलग करने में अंकल साकटा का हाथ था और अगर उन दोनों की शेयर पावर्स मिल जाएं तो फिर अंकल साकटा को आसानी से हरा सकते हैं। और नाइट भी फौरन से मान जाता है कि बेशक स्टेप मॉम ही चेयर वुमन बन जाए। उधर वो लोग अंकल साकटा के लिए एक और भी जाल बिछाते हैं और फैकॉन उसी गैंगस्टर के पास जाकर अपने कुछ और शेयर्स भी बेच देता है। अब अंकल साकटा बड़े खुश हो गए थे। उन्हें लगता था कि काउंटिंग में मेरे पास मोस्ट शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी स्टेप मॉम और नाइट इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अंकल साकटा को ये नहीं पता था कि जब भी सीरी उनके पास आती थी तो उससे बातें करते वो अपनी सारी प्लानिंग एक्चुअली चॉम की तरफ लीक कर देते थे। अब नेक्स्ट डे एक अर्जेंट बोर्ड की मीटिंग बुलवाई जाती है। अंकल साकटा को लगता था कि शेयर्स उनके पास हैं और अब वो आराम से चेयरपर्सन बन सकते हैं, लेकिन नाइट कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने में स्टेप मॉम भी आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने सारे शेयर्स का वोट नाइट को देती हूँ और वही अब चेयरपर्सन बनेगा। एक्चुअली स्टेप मॉम सिर्फ नाइट को आजमाना चाहती थी, वो उनको चेयरवुमन बनाने को तैयार था, तो वो कहती हैं कि ठीक है, अब तुम ही चेयरमैन बन जाओ। अब अंकल साकटा के लिए ये सब कुछ बहुत सरप्राइजिंग था। पहली दफा था कि उन्होंने देखा हो कि स्टेप मॉम और नाइट एक हो गए हैं। अब इस सब के बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो सारा गुस्सा जाकर रुथ पर निकालते हैं। एक दफा रुथ को उन्होंने बदला लेने में हेल्प की थी जब उसके डैड का मर्डर हो गया था, और उसी दिन से लेकर अब तक रुथ हमेशा अंकल साकटा को अपना गॉड फादर ही मानता था और वो आज कहता है कि बेशक मेरी जान चली जाए, मैं आपके लिए हर बदला हर चीज़ करने को तैयार हूँ। उधर हमें दिखाते हैं कि नाइट और स्टेप मॉम दोनों के बीच सारा कुछ ठीक हो जाता है और वो कंपनी को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। लेकिन फैकॉन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ फ्राउ का इंतकाम था। वो एक दफा रुथ को देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। रुथ उस वक्त पीछे के रास्ते से बाहर जा रहा था, तो वो बाहर निकलते ही उस पर एक नाइफ से हमला कर देता है, उसे बहुत मारता है और कहता है कि मैंने वो वीडियो देख ली है जिसमें तुम फ्राउ को मर्डर कर रहे थे। अब कंपनी के इश्यूज रिसॉल्व हो गए हैं तो जल्दी अंकल साकटा भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि नाइट ये वीडियो पुलिस को दिखाने वाला है। अब फैकॉन तो ये करने के बाद भाग जाता है, जबकि नाइट और अंकल साकटा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एम्बुलेंस के आने में देर थी तो अंकल साकटा रुथ को अपनी गाड़ी में ही हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन रुथ नहीं चाहता था कि वो हॉस्पिटल जाए, बल्कि वो अंकल साकटा को एक बहाने से रोक लेता है और कहता है कि मैं कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। वो गाड़ी से कुछ उठाने लगते हैं तो वो उनको एक डंडा मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उनसे माफी मांगता है कि आपको बचाने के लिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें रुथ एडमिट कर रहा था कि उसने फ्राउ का मर्डर किया है और इसकी वजह वो यही बताता है कि वो उसे डेट करना चाहता था, लेकिन वो इनकार कर रही थी, इसलिए वो उसके प्यार में दीवाना होकर उसका मर्डर कर आया है। अब उसने ये सारा कुछ इतना पर्सनल बना लिया था कि अंकल साकटा के खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा था। जब अंकल साकटा होश में आते हैं तो उन्हें भी ये सारा कुछ पता चलता है। वो बहुत सैड हो जाते हैं। वो एक्चुअली रुथ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन दोनों का सालों पुराना साथ था और वो उनके साथ बहुत लॉयल भी रहा था। जाते जाते अपनी जान भी दे गया, लेकिन उन पर आंच नहीं आने दी। अंकल साकटा बहुत दुखी होकर बैठे हुए थे और वो सोचते हैं कि अब रियलिटी से मुझे पर्दा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम आ चुका है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ही डे वो नाइट से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। कुछ फोटोज भी उनके पास थी, नाइट के बचपन की फोटोज। अब वो उसे बहुत सालों पुरानी पास्ट की बातें बताने लगते हैं। कहते हैं कि एक्चुअली तुम्हारी मम्मी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नाइट के डैड की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और वो चाहते थे कि उनसे शादी कर लें। अंकल साकटा ने भी ये सोचकर अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था कि शायद वो इतने बड़ी कंपनी के चेयरमैन से शादी करे कि आगे एक आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन शादी के बाद नाइट की मम्मी नापा ने अंकल साकटा को भुला दिया था। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल थी और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस के साथ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उनकी कंपनी में की थी, उस कंपनी को डूबने से भी बचाया था। लेकिन उनका सारा पैसा लेने के बाद
डैड मम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, महीनों महीनों बाहर रहते थे, ना उनसे मिलने के लिए आते थे और ना ही उनको कोई रिस्पेक्ट देते थे। वो बस एक घर की मेड बन के रह गई थी जिनके कोई भी राइट्स नहीं थे। एक दफ़ा मम्मी भी ड्रंक थी और अंकल साकटा भी, उन दोनों से एक गलती हो गई थी जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अंकल साकटा ने ही रोका था कि ये सच चेयरमैन को कभी भी नहीं बताना, क्योंकि इस तरह से नापा का बेटा इस कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा। वैसे भी इस कंपनी में सारी इन्वेस्टमेंट मम्मी के ही इनहेरिटेंस के पैसों की थी। अब वो बताते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं, मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ और तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करा लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। नाइट के सामने उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक आया था और वो ये सुनकर हैरान रह जाता है जब अंकल साकटा कहते कि ये सारा कुछ मैं खुद को चेयरमैन बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाह सकता। लेकिन नाइट उनसे नजरें भी नहीं मिलाता और वहाँ से चला जाता है। अब नाइट की बहुत बुरी हालत होती है। वो सारी जिंदगी जिसको अपना असली डैड समझता था वो उसके असली डैड थे ही नहीं। ये बात उसका दिल बुरी तरह से तोड़ के रख देती है और वो बैठा बस अंकल साकटा के साथ अपनी बचपन की फोटोज देखे जा रहा था कि किस्मत ने उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। और फिर वो चॉम को कॉल करता है, उसे भी ये सारा कुछ बताता है और कहता है कि मैं बहुत हर्ट हूँ। चॉम उसके पास आना चाहती थी लेकिन वो कहता है कि प्लीज़ मैं थोड़ी देर बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ, किसी से भी नहीं मिलना चाहता। चॉम बेचारी को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन उसकी सिक्स सेंस उसे कहती थी कि जैसे अंकल साकटा कहीं झूठ बोल रहे हैं। यही बात वो जाकर आग को भी बताती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सच होगा कि उसके रियल डैड अंकल साकटा हैं। अब वो इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे लगता था कि कुछ है जो मिसिंग रह गया है। वो यहीं पर ही फोटोज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है तो कॉलेज की फ़ोटो में एक चीज़ उसने नोटिस की थी। एक्चुअली अंकल साकटा के साथ एक लेडी खड़ी हुई थी। उसने और अंकल साकटा ने लव ब्रेसलेट पहना हुआ था। इससे साफ पता चलता था कि वो दोनों उस समय एक कपल थे, डेट कर रहे थे। अब वो किसी तरह से उसी आंटी का पता चलाती है। अंकल साकटा की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो उनसे बातों बातों में इशारों में पूछने की कोशिश करती है कि नापा का और अंकल साकटा का कैसा रिलेशन था और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नाइट अंकल साकटा का ही बेटा हो। ये सुनकर वो आंटी हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम दोनों डेट ज़रूर करते थे लेकिन हमने जल्दी ब्रेकअप कर लिया था। तो मैं इतना बता दूं कि अंकल साकटा कभी भी डैड नहीं बन सकते और इस बात की कंफर्मेशन तुम्हें एक और लड़की से भी मिल सकती है जो कि एक फॉरेनर थी। वो और अंकल साकटा दोनों शादी भी करने वाले थे। अब वो उसी लेडी के पास जाती है तो वो लेडी बताती है कि हम दोनों बिल्कुल शादी करने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पर मुझे साकटा की टेस्ट रिपोर्ट्स मिली जिससे पता चला कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। इसी वजह से ही मैंने उससे शादी कैंसिल कर दी थी। अब जॉम बहुत खुश होती है। उसे समझ आ जाती है कि अंकल साकटा ने झूठ बोला था और उसकी सिक्स सेंस उसको बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब वो खुशी खुशी नाइट के घर पहुंची हुई होती है उसे वही रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। हाउसकीपर आंटी कहीं बाहर जा रही होती हैं और इतने में अंकल साकटा ऊपर से आ जाते हैं जो कि चॉम को वहां पर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसके हाथ से वो कागज़ छीनकर उन्हें पढ़ने लगते हैं। अब तो वो गुस्से से पागल हो गए थे। वो आगे ही चॉम को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे नाइट के बीच कोई भी नहीं आ सकता और इस कंपनी पर मुझे कब्जा करने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो यहाँ पर गुस्से में ये भी एडमिट कर बैठते हैं कि नाइट मेरा बेटा नहीं है और ना ही हो सकता है और जो नाइट का रियल डैड है उसे भी मैंने ही मर्डर किया था। अब एंड टाइम पर ऊपर से नाइट भी यहाँ पहुँच जाता है। एक्चुअली ये चॉम की चाल थी सारी। उसने पहले ही नाइट को ये सारा कुछ दिखा दिया था और बता दिया था, लेकिन वो अपनी आंखों से अपने कानों से अंकल साकटा को ये सारा कुछ एडमिट करते देखे। यही तो चॉम चाहती थी। अब अंकल साकटा एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। नाइट उनको पंच करता है, उन्हें मार रहा था कि यहाँ पर वो उसके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। अंकल साकटा कुछ साइकोपैथ टाइप के लग रहे थे और यहाँ पर उसे बातों में लगाकर वो उसके सर पर एक वार करके उसे घायल कर देते हैं। अब नाइट को उन्होंने बांध कर ठिकाने लगा दिया था जबकि चॉम वहां से भाग जाती है। अब अंकल साकटा उसके पीछे पीछे होते हैं। इनके बीच काफ़ी देर लुका छुपी का खेल चलता रहता है और इस सारे बीच नाइट बेचारा एक जगह पर बेहोश बंधा हुआ पड़ा रहता है। अब यहाँ पर चॉम को एक ख्याल आता है। वो अपने फेवरेट कंडेंस्ड मिल्क से वहाँ पर कुछ फ्लोर पर लिख कर जाती है, कोई हिंट देकर जाती है। इतने में अंकल साकटा पहुँचते हैं, उसे बेहोश करते हैं और किडनैप करके अपनी डिग्गी में डालकर वहाँ से निकल जाते हैं।
यहाँ पर भागते और छुपते हुए उसने आँख को कई दफ़ा कॉल की थी। उसकी शूटिंग चल रही थी, तो जब वो वापस आता है, उसका मैसेज पढ़ता है तो परेशान हो जाता है। उसे कॉल्स करता है, उसका नंबर बंद था, तो वो फौरन से नाइट के घर पर जाता है। वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और कहीं नाइट नजर नहीं आ रहा था। अब फाइनली वो लोग नाइट को ढूंढकर उसे कैद से आज़ाद करते हैं और उसके बाद वो लोग चॉम को तलाश कर रहे थे तो एक जगह पर उन्हें एक क्लू मिलता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यकीनन ये उसकी ट्रैकिंग का नंबर होगा। एक्चुअली उसके फ़ोन में एक ट्रैकर लगा हुआ था और ये सारे लिंक कहाँ को कनेक्टेड होते हैं ये जानने के लिए उन्हें पेनी से राब्ता करना पड़ता है, क्योंकि वो इस मामले में चॉम को बहुत अच्छे से जानता था। वो उनको बताता है कि इस नंबर के थ्रू आप लोग लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि चॉम कहाँ जा रही है। अब उन दोनों के पास चॉम की लाइव लोकेशन पहुंच चुकी थी। नाइट अकेला जाना चाहता था, लेकिन आग भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। उधर अंकल साकड़ा चॉम को एक सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मार कर तुम्हें दफना दूंगा, किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। उन्हें बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी का प्लान चॉम की वजह से बर्बाद हो गया था। लेकिन चॉम ने एक बात नोटिस की थी कि अंकल कुछ नॉर्मल नहीं लगते, वो साइकोपैथ हैं। वो बिल्कुल उनकी साइकी से रिलेट करके उनसे बातें करने लगती है और कुछ ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। वो एक्चुअली कुछ समय लेना चाहती थी ताकि वो अपने बंधे हुए हाथ छुड़ा सके, और फिर बस ऐसा करते करते वो हाथ छुड़ा लेती है और अंकल पर हमला कर देती है। उधर दोनों बॉयज भी उस वक्त ट्रैकिंग करके उसके करीब ही आ रहे थे, लेकिन अंकल साकड़ा तो इतने ढीठ थे, वो फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। चॉम बहुत दफ़ा अपनी जान बचाती है, बहुत से ट्रिक्स करती है। एक दफ़ा उसके हाथ भी गन लग जाती है, लेकिन वो इतनी काइंड हार्टेड थी कि अंकल पर गोली नहीं चला पाती, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अंकल उस पर काबू पा लेते हैं। और अब बस वो उसे सफोकेट करके मारने ही वाले थे कि एंड टाइम पर हमारे दोनों हीरोज ऊपर से पहुंच जाते हैं और वो अंकल की ठीक ठाक धुलाई लगाते हैं और नाइट भी उनको बहुत मारता है। अब यहाँ पर अंकल का वही रूप सामने आता है। वो दोबारा से रोने लगते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, माफिया मांगते हैं, लेकिन अब की दफ़ा नाइट को उन पर कोई भी रहम नहीं आता। वो उनको एकदम किक मारता है और बेहोश कर देता है। अब हमारा मेन कपल बिल्कुल सुरक्षित था। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अंकल साकड़ा को अरेस्ट करके ले जाती है। अब नाइट का अगला काम ये था कि उसने चॉम पर लगे हुए दावों को धोना था। अब वो मीडिया को उसके विलेज में भेजता है और सारे लोग उसके बारे में अच्छा बताते हैं कि किस तरह से उसने और नाइट ने सब लोगों को लोन शार्क से बचाया है। और चॉम इतनी काइंड है कि गांव में उसकी बीमार फ्रेंड बुआ की हेल्प भी करती है, और उसने वाकई वो क्राइम्स वाली जिंदगी, झूठी लाइफ छोड़ दी है। और फिर उसके बाद चॉम की कामयाबी को दिखाने के लिए नाइट सारे गांव वालों को वहां पर बुलाता भी है। और यहाँ पर चॉम को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उसकी फ्रेंड बुआ, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो जल्दी अपने फ्रेंड से शादी करने वाली है। उधर बेचारे पुखाई को दिखाते हैं। वो तो फ्राओ से प्यार में पड़ा हुआ था, अभी तक उसे याद करता था, उसकी कब्र पर जाता है, लेकिन फ्राओ कभी भी उसके साथ सिंसियर नहीं थी। वो किसी से भी सिंसियर नहीं थी और इसी चीज की उसे सजा भी मिल चुकी थी। और अब पुखाई की सजा लेने की बारी थी, क्योंकि उसने रुत को मारा था, उस पर हमला किया था। तो अब वो पुलिस के सामने सरेंडर करता है और अपनी सजा काटने के लिए जेल में चला जाता है। उधर अंकल साकड़ा भी जज के सामने प्रेजेंट होते हैं और कोर्ट में उन्हें अपने सारे क्राइम्स की सजा मिल जाती है। लेकिन ये सारा कुछ नाइट भी देख रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नहीं थी। वो कहता है कि मैंने समझा था कि अंकल साकड़ा थोड़े तो गिल्टी होंगे, लेकिन उनके फेस को देखकर लगता है कि उन्हें किसी काम का कोई पछतावा नहीं है। और फिर ये सब होने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब चॉम आग के घर से मूव आउट कर रही थी। आग भी अब्रॉड जा रहा था अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए। आग हमेशा से चॉम का बहुत अच्छा फ्रेंड रहा था, जिसने हर समय उसकी हेल्प की थी। यहाँ से जाते हुए चॉम आग को हक भी करती है, और ये देखकर ऑफ कोर्स नाइट, उसका बॉयफ्रेंड जो कि बहुत पॉजेसिव था, उसे बहुत जेलसी भी होती है। और फिर चॉम नाइट के साथ चली जाती है, और यहाँ पर हमारा सपोर्टिव हीरो आग, जो कि बहुत अच्छा और बहुत स्वीट था, अकेला रह जाता है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि चॉम पैराडाइज ज्वेलरी को प्रेजेंट करते हुए नाइट की हेल्प कर रही है, और वो लोग फ्रांस जाते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर भी मिल जाती है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जब वो कंपनी में वापस आते हैं तो हर कोई उनके लिए खुश हो रहा था, और उनके लिए पार्टी भी रेडी की हुई थी। इसके बाद नाइट चॉम को एक घर पर लेकर जाता है, जो कि उसने चॉम के लिए ही बनाया था, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल हाउस जैसा कि गांव में होते हैं। यही उसका ड्रीम हाउस था। ये देखकर चॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नाइट उसकी बहुत परवाह किया करता था। और उसके बाद वो मिलने के लिए जाती है बुआ को, जो कि आजकल प्रेग्नेंट थी और उसकी आज डिलीवरी भी होने वाली थी। वहाँ पर सारे लोग नाइट और चॉम को भी छेड़ते हैं, तो नाइट कहने लगता है कि हम दोनों भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे, और ये गुड न्यूज़ देने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
और इसके बाद ड्रामे का लास्ट सीन आता है जिसमें चॉम खड़ी मून को देख रही थी। एक्चुअली चॉम के नेम के मीनिंग्स भी मून के थे और मून और नाइट को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था। वो नाइट को कहती है कि थैंक्स, तुम मेरी लाइफ में आए और मुझे क्राइम्स की दुनिया से निकाल कर एक अच्छी और बेहतर लाइफ दी। मैं तुम्हारी वजह से ही बदली हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारी थैंकफुल भी हूँ। यहाँ पर नाइट उसके फॉरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि तुम ही तो मेरी लाइफ की लकी चार्म हो। और इसके साथ ही वो नील डाउन करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ऑफ कोर्स चॉम मान जाती है। यहाँ पर वो दोनों हंसी खुशी खड़े हुए होते हैं कि यहीं पर ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।